अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गजल अशरफ कुछ मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं है, तो आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे कहते हैं हसन लियाकत, और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा से अच्छी स्टोरीज से करते हैं, सोशल स्टोरीज से करते हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज से करते हैं। और आज हम एक ऐसी स्टोरी आपको बताएंगे सबसे पहले, जो कि सुन के आप खुश भी हो जाएंगे। नादरा के हवाले से हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ की हैं जो कि हमारी वायरल भी हुई हैं। उसके बाद नादरा की जानिब से कुछ ऐसी भी सिचुएशन बनी थी आज से 6-7 महीने पहले कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी थी। लेकिन इस बार नादरा की जानिब से जो खबर हम आपको देने लगे हैं वो एक अच्छी खबर है। नादरा ने शहरियों को पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त फराम करने का ऐलान कर दिया। नादरा ने बताया कि शहरी अब अपना पहला बगैर स्मार्ट चिप शनाख्ती कार्ड बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। मतलब शनाख्ती कार्ड आपको मिलेगा पहली दफ़ा, मतलब जब आपकी 18 साल उम्र होगी आपको शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा, लेकिन ये चिप के बगैर होगा। चिप वाला शनाख्ती कार्ड आज भी लेने के लिए, कल भी लेने के लिए आपको पैसे भरने पड़ेंगे। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए शहरी नादरा मराकज़ जाएं और 15 रोज़ में बगैर किसी फीस के अपना शनाख्ती कार्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलत सिर्फ पहली मरतबा शनाख्ती कार्ड बनवाने वालों के लिए होगी, और नादरा की जानिब से दी गई इस सहूलत को अवाम की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। और इस सहूलत को पाक आईडी मोबाइल ऐप पर भी फराम करने की दरख्वास्त की गई है। और वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते नादरा ने सिंध के नौजवानों के लिए सैकड़ों नई नौकरियों का ऐलान भी किया था। और नादरा ने कराची के 5 और सिंध के 9 अजला में 200 जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती करने का फैसला किया था। भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की कम अज़ कम तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जबकि उम्र की हद 25 साल मुकर्रर की गई। नादरा की जानिब से इन आसामियों के लिए इंटरव्यू 3 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, नादरा की ये ऑफ़र आप हासिल कर सकते हैं। और आप अगर 18 साल आपकी उम्र अभी हुई है, या फिर आप 18 साल की उम्र को पहुंचने लगे, तो आप ये फैसिलिटी जाके अवेल कर सकते हैं किसी भी नादरा सेंटर से। और पाक आईडी के हवाले से आपको बता देता हूँ कि पाक आईडी ये एक नादरा की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे पाक आईडी को डाउनलोड कीजिए, वहीं पे अपनी पिक्चर और अपने जो थंब है और अपनी जो फिंगर्स हैं उनको आप स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद अपने आईडी कार्ड के हवाले से अपने बे फॉर्म, FRC, MRC जो भी आप लेना चाहते हैं वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसकी फ़ीस आप मुतलका बैंक के ज़रिए या फिर किसी भी डिजिटल बैंक के ज़रिए अदा कर सकते हैं, और आप अपने घर बैठे नादरा की इन सहूलियात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नादरा सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो पाक आईडी का इस वजह से मैंने जिक्र भी किया, और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि जो लोग अभी 18 साल की उम्र को पहुँचने लगे हैं वो पाक आईडी के इस्तेमाल से तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि जेनज़ीज़ को ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि वो घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, चाहे कोई उनको मुफ्त भी कोई चीज़ फराम करे। तो आपने अभी भी घर रहना है, और आपके लिए सहूलत यह है कि आप पाक आईडी डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अपना काम कीजिए। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए आपको पंजाब के हवाले से खबर देते हैं। एक तो पूरे पाकिस्तान की खबर होगी, एक पंजाब के हवाले से खबर देते हैं। महकमा माहौलियात पंजाब ने 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला कर लिया गया। अच्छा फैसला है और बेहतरीन फैसला है। डीजी माहौलियात लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दी गई है, और 15 नवंबर के बाद अब बगैर ETS सर्टिफिकेट या फिर बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां कब्जे में ले ली जाएंगी। डायरेक्टर जनरल माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख ने कहा है कि APA पंजाब ने लाहौर में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन का आगाज कर दिया, और महकमा माहौलियात पंजाब के मयार पर पूरा उतरने वाली गाड़ियां ही सड़क पर चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि माहौल दुश्मन गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी जाएगी, और ETS से गैर तस्दीक शुदा गाड़ियों को कानूनी कार्रवाई और जब्तगी है उनका सामना करना पड़ेगा। अब ये जो जब्तगी है या फिर गाड़ियों को कब्जे में लेने वाली, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसको एक्सप्लेन इस तरह से करना है कि हमारे यहाँ CTO इस्लामाबाद भी आए थे, वो यहाँ पे बैठे, उन्होंने बात की कि हम अब जो भी लाइसेंस नहीं लेगा या फिर लाइसेंस से बगैर गाड़ी चलाएगा तो हम उसको हवालात में बंद करेंगे, उसकी गाड़ी को जब्त करेंगे। उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रोका, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी, और उन्होंने कहा कि ये किसी भी किस्म से जो शहरी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता कि आप उनको ज़द-ओ-कोब करें या फिर आप उनको सलाखों के पीछे रखें। सो ये जो ज़ब्तगी है इसके खिलाफ भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अदालत जाएंगे। आपने अगर किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना है तो वो कानून आप आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्लीमेंट कीजिए। और जब आप ख़वातीन हज़रात किसी को भी मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि आप जब आवाम को फैसिलिटी देंगे तो वो फैसिलिटी को जब देखेंगे कि यार हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, गवर्नमेंट हमारी रोड बना रही है, गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है, गवर्नमेंट हमारी फलाह बहबूद के ऊपर काम कर रही है, तो वो टैक्सेस भी देंगे, वो इस तरह के भी काम करेंगे। जिस तरह कराची की कल हमने खबर बताई कि कराची में चालान के हवाले से 3 करोड़ के चालान 3 दिन में आ गए, लेकिन आवाम चीखें मार रही है। उसकी वजह यह है
कि जो आपका ग्राउंड है ना वो खाली है कामों से। सिंध गवर्नमेंट ठीक है दावे बहुत बुलंद बाला करती है, लेकिन कराची के जो हालात है वो आपके सामने 3-4 इलाकों के अलावा वहाँ पे हालात ठीक नहीं है। सो इसी तरह की ये जो आपने एग्जॉस्ट के हवाले से बात की है पंजाब में, ठीक है आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से इंप्लीमेंट कीजिए। एकदम से इंप्लीमेंट करेंगे उसमें कोर्ट कचहरी भी बीच में आ जाएगी, बहुत सारे लोग लिटिगेशन की तरफ भी चले जाएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट कीजिए, लोगों को इसके फ़वाइद बताइए। और जब ये एक दफ़ा इंप्लीमेंट हो जाएगी और आपका जो ख्वाब है कि वो जो ग्रीन लाहौर का ख्वाब है या फिर स्मोक फ्री लाहौर का ख्वाब है वो पूरा होगा, तो लोग फिर खुद भी एहतियात करेंगे और खुद भी ऐसी गाड़ी रखेंगे जिनके एग्जॉस्ट अच्छे होंगे और जो इस तरह से माहौल को ख़राब नहीं करेंगे। ख़वातीन हज़रात, अगली स्टोरी बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा ये खूबसूरत सी तलावत सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि तलावत करने वाली शख्सियत कौन है और किस तरह से इन्होंने ये तलावत भी की। ज़रा पहले तलावत तो सुन लेते। अब्दुवैया कनस्ताइन। ख़वातीन व ज़ात, आज जुमे का भी दिन है और ये इस तलावत से यकीनी तौर पे हमारी समातें भी बड़ी अच्छी हो गई हैं और उसके अलावा हमारा जुमे वाला दिन भी अच्छा गुजरेगा। इस्लाम कबूल करने वाली मारूफ अमेरिकन गुलकारा जेनिफर ग्रोट की खूबसूरत कुरान तलावत करने की ये जो वीडियो है ये सामने आ गई है और ये वीडियो वायरल हो चुकी है। जेनिफर ने बैनुल अक़वामी मीडिया के प्रोग्राम में कुरान मजीद की तलावत की है। उनकी पुरसोज आवाज़ और बेहतरीन तलफ़ुज़ ने सोशल मीडिया पर दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया, जहां लाखों सारिफीन ने इनकी तलावत को रूह परवर और ईमान अफरोज करार दिया। जेनिफर ग्रोट ने इस्लाम कबूल करने के बाद अरबी ज़ुबान सीखी और कई इस्लामी तकरीबात में कुरान की तलावत कर चुकी हैं। उनका कहना है कि इस्लाम ने उनकी ज़िंदगी को एक नया सुकून दिया है और उनके मकसद को एक नई रुख दी है। और जेनिफर ग्राउट ने 2013 में मारूफ टीवी शो अरब्स गॉट टैलेंट में शिरकत की थी। उन्होंने अरबी ज़ुबान ना जानते हुए भी अरबी में गाना गाया, जिसके बाद वो अरब दुनिया में इंतहाई मकबूल हुई और इसी साल उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। और अल्लाह ने जिसे काम लेना होता है वो फिर काम लेता है। और आप देखिए कि मारूफ गुलकारा किस तरह से इस्लाम की तरफ आई और ये जो खूबसूरत आवाज़ थी, ये दिल को मोह लेने वाली आवाज़ थी, ये इसी गुलकारा की है जो पहले गाने गाती थी, अब माशाल्लाह से कुरान की तलावत करी। और अल्लाह ताला ने किसी न किसी दौर में इस तरह लोगों से काम लिया है। जिस तरह से लेट जुनेद जमशेद की मैं बात करूं, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, किस तरह से वो गाने गाया करते थे और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर सिंगर हुआ करते थे। फ्रॉम दिल दिल पाकिस्तान तो एतबार भी आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो कन्वर्ट हुए तो उसके बाद उनकी नात आने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, वो पूरी दुनिया में वो सिलसिला भी पॉपुलर हुआ। फिर उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन भी की और अल्लाह ने उनसे अच्छा खासा काम लिया और इस वक्त वो हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं, लेकिन हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि उनकी वो आने वाली मंजिलें जो हैं वो भी आसान हों। ख़वातीन ज़ात, आगे बढ़ते हुए हम आपको चाइना लिए चलते हैं। चाइना का पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। चाइना का पाकिस्तानी खलाबाजों को मुख्तसर मुद्दत के खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान किया गया। चीन की इंसानी खलाई एजेंसी ने ऐलान किया कि 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे, जिनमें से एक को मुख्तसर मुद्दत के लिए मिशन पर चीन के खलाई स्टेशन भेजा जाएगा। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाजों को पेलोड स्पेशलिस्ट के तौर पर मुख्तसर दौरानिए के लिए खलाई मिशन में हिस्सा लेने के लिए मुंतखब किया जाएगा। रवा बरस फरवरी में होने वाले इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी खलाबाजों के इंतखाब का अमल 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और वो चीन के आयदा मिशन में खलाई सफ़र करेंगे। ये पेशरफ पाकिस्तान के खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को और चीन की इंसानी खलाई एजेंसी के दरमियान मुआहदे का नतीजा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पहले कौमी खलाबाज मिशन के दौरान मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात किए जाएंगे, जिनमें हयाताती और तिबी साइंस, एरोस्पेस, अप्लाइड फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, खलाई शुआएँ, माहौलियाती तहकीक, मटीरियल साइंस, माइक्रो ग्रेविटी स्टडीज़ और फल्कियात जैसे शोबे शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक चाइना मुआहदे के वक्त अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान की चीन के खलाई स्टेशन प्रोग्राम में शमूलियत दोनों ममालिक गहरे ताल्लुकात का मज़हर है और ये बाहमी साइंसी ताउन और पुरअमन खलाई तहकीक के वसीतर विजन में आम किरदार भी अदा करेगा। और पिछले दिनों हमारे साथ स्पार्को के एक रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे। हमने उनसे पूछा था कि हम अपने मिशंस को चाइना से किस तरह से लॉन्च करते हैं, क्यों हम उनको पाकिस्तान में लॉन्च नहीं करते। तो उन्होंने कहा था कि वो जो लॉन्चिंग व्हीकल है, उनकी कोई टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, उसमें जितना अखराजात होते हैं इतना ही एक मिशन को खला में भेजने के लिए होते हैं। तो राइट नाउ हमारी प्रायोरिटी है कि हम जल्द अज जल्द अपने मिशन को खला में
भेजें, तो हम वो जिस तरह एक स्पेस होता है वो हमने चाइना से लिया हुआ, जिस तरह एक फ़िज़ाई अड्डा होता है या फ़िज़ाई अड्डे के साथ साथ हमारा समंदर की बंदरगाह होती है, इसी तरह से स्पेस में जाने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ स्पेस चाहिए होती है। सो वो हम स्पेस चाइना से लेते हैं और उनसे कोलैबोरेट करते हैं, और भी बहुत सारे मामलात में हम उनसे कोलैबोरेशन करते हैं, और इस वजह से ही हम चाइना से ही अपना स्पेस का जो खला का मिशन है वो लॉन्च करते हैं। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक ज़बरदस्त खबर देते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से। यूएई जिसके हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ तो यूएई हमेशा से ऐसी चीज़ें कर रहा है। जिस ज़माने में मैं भी यूएई में होता था तो ये लगता था कि ये लगता था कि वहाँ पे पेपरलेस इकॉनमी की तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकॉनमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन ने गूगल के इश्तराक से AI फॉर ऑल के नाम से एक कौमी मंसूबा शुरू किया है, जिसका मकसद हर उम्र और पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मसनूई जहानत महारतों से आरास्ता करना, ये उसका मकसद। और ये ऐलान यूएई कोर्स 2025 के मौके पर किया गया, और इस प्रोग्राम 2026 ये जो प्रोग्राम है ये 2026 तक मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इस इकदाम के तहत मुल्क भर में मुफ्त तालीमी प्रोग्राम्स और वर्कशॉप के जरिए शहरियों को मसनूई जहानत की बुनियादी समझ और अमली तरबियत फराम की जाएगी। ये मनसूबा मुत्तहिदा अरब अमारात के इस बड़े विजन का हिस्सा है, जिसके तहत मुल्क को इख्तरा, टैलेंट और जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बनाना मकसूद है। पीपल फर्स्ट की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक जनरेटिव AI, जिसके हवाले से हम बात भी करते रहते हैं, ये मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत में तकरीबन 298 अरब दिरहम का इजाफा कर सकती है, जो डिजिटल महारतों की बढ़ती हुई अहमियत को जाहिर करता है। और दुबई एक वाहिद मुल्क है वो जल्द अज जल्द डिजिटल की तरफ भी जा सकते हैं, AI की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सिस्टम तकरीबन 2005-6 के बाद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया था। और अभी जो दुनिया में जितनी भी जाते हैं, जितनी भी तरक्की है, जितने भी नए आपको AI के सिस्टम नज़र आते हैं, ये आप अगर देखेंगे तो दुबई में इनको बहुत अरसा पहले से अप्लाई किया गया था, उनके बैंक्स में, उनके सिक्योरिटी सिस्टम में, उनके रोड सेफ्टी सिस्टम में। और यही वजह है कि दुबई अब इससे भी नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और AI के हवाले से इतनी बड़ी वो डेवलपमेंट भी कर रहा है, क्योंकि उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है और 300 अरब दिरहम का फ़ायदा नज़र आ रहा है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग खबर आपसे शेयर करते हैं इंडियन रियासत से, क्योंकि खबर में जब पाकिस्तान का जिक्र हो और वो इंडिया से हो तो बड़ी मज़ेदार हो जाती है। इंडियन रियासत कर्नाटक के एक बैंक में उस वक्त हलचल मच गई जब बैंक के वाईफाई नेटवर्क का नाम अचानक पाकिस्तान जिंदाबाद में तब्दील हो गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये वाकया बेंगलुरु के एक निजी बैंक की ब्रांच में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये मामला उस वक्त सामने आया जब गोदन सिंह नामी एक शहरी ने बैंक के अहाते में मौजूद मशकूक वाईफाई ID देखी और फौरन शिकायत दर्ज कराई। इत्तलात के मुताबिक बैंक का वाईफाई सिस्टम मुरम्मत करने के मराइल में था और इस काम के लिए एक मुकामी टेक्नीशियन को बुलाया गया। ताहम जब तब्दील शुदा नाम का इंकशाफ हुआ तो टेक्नीशियन बैंक से जा चुका था और उसका मोबाइल फ़ोन बंद था, जिसकी वजह से शुबा मजीद गहरा हो गया। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा टेक्नीशियन ताहाल लापता है और ये जो गोर्धन सिंह की जानिब से दर्ज शिकायत है उस पर पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और हुकाम इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया ये महज एक मजाक था या फिर किसी ने दानिस्ता तौर पर सारिफीन को तंग करने की कोशिश की है। अगर ये किसी इंडियन ने की है तो उसके लिए तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे, और अगर किसी पाकिस्तानी ने की है तो वो कहीं ना कहीं से बच बचा के पाकिस्तान पहुंच जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर उनको कबूतर भी इस तरह से नज़र आता है ना तो वो भी कहते हैं पाकिस्तान से आया तो आपने तो इतना बड़ा काम कर दिया जहाँ पे आपने उनके बैंक का वाईफाई का नाम पाकिस्तान जिंदाबाद में तब्दील किया, और ये अगर आप उनको मिल गए तो फिर आपकी खैर नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो जाएगा। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं मौजूदा यूक्रेन में वाक़े चेर्नोबिल के जोहरी तबाही के मकाम के करीब रहने वाले कुत्ते पुरअसरार तौर पर नीले पड़ गए। इस पुरअसरार तब्दीली ने साइंसदानों और माहिरीन को हैरान कर दिया। चेर्नोबिल के ममनुआ इलाके में तकरीबन 700 आवारा कुत्तों की निगरानी करने वाले ग्रुप डॉग्स ऑफ चेर्नोबिल नामी ग्रुप ने सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस पोस्ट की जिनमें दिखाए गए कई कुत्तों की खाल पर गहरा नीला रंग देखा जा सकता है। उनमें से एक कुत्ता मुकम्मल तौर पर नीला नजर आ रहा है। ग्रुप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुज़श्ता हफ्ते वो मुतासरा कुत्ते नीले नहीं थे, हमें अब तक इस तब्दीली की वजह मालूम नहीं हो सकी। उन्होंने मजीद बताया कि वो जांच के लिए इन जानवरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखभाल करने वाले माहिरीन को शुबा है कि कुत्तों का किसी नामालूम कीमियाई मादे से राब्ता हुआ है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह वजह मालूम नहीं हो सकी। बैकग्राउंड आपको बताने चले तो 1986 में जोरी साने के बाद चेर्नोबिल के इलाके को इंसानों से खाली करा लिया गया था। इसके बाद
30 किलोमीटर के खित्ते वाले चेरनोबिल ममनुआ जोन CEZ कुत्तों और दीगर जंगली हयात का घर रहा। 2024 की एक तहकीक में इंकशाफ हुआ कि चेरनोबिल के कुत्तों में मुनफरिद जीनियाती तब्दीलियां पैदा हो चुकी हैं जो इन्हें ताबकारी, बाहरी धातुओं और आलूदगी के खिलाफ ज़्यादा मज़ामत फराम करती हैं। ताहम इनकी खालों का नीला रंग अब एक नया मुअम्मा बन चुका है और इस मुअम्मे को हल करने के लिए देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम इस हवाले से कुछ और भी खबरें देखेंगे। ख़वातीन वज़ात, अपनी आखिरी स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ICC वुमेन वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिलने वाले 338 रन का हदफ 48.3 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। अगर जमीमा रोड्रिगेज की बात की जाए तो उन्होंने 124 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत की जानिब से दीगर खिलाड़ियों में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 89 रन के साथ वो भी नुमाया रही और ऋचा घोष ने 26, शिफाली वर्मा ने 10, जबकि स्मृति मंदा और दीप्ति शर्मा ने 24 रन बनाए। कबल अजीम मुंबई में खेले जाने वाले मेगा इवेंट्स के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आखिरी ओवर में 338 रन बनाकर ढेर होगी। ICC वुमेन वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा 2 नवंबर को भारत और जनूबी अफ्रीका के माबेन खेला जाएगा। ख़वातीन वज़ात, ये थी अपडेट, लेकिन क्रिकेट के हवाले से हम आगे जाके इन डिटेल भी कन्वर्सेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। और आज की जो हमारी सोशल स्टोरीज हैं ये आपको पहुंची हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। हम अब बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नतीजा के साबित ना होने पर पाकिस्तानी वफ़द ने कल वापस आना था। ताहम तुर्की के हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में ही मौजूद था। ज़राए का यह भी कहना है कि अफगान हुक्काम ने भी मुज़ाकरात के हवाले से सफारती सतह पर राब्ते किए, जिनके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो रहे हैं। और इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर दिफाई ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सर, सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से जो मुज़ाकरात हैं वो नतीजा खेज तो साबित ना हो सके, लेकिन पाकिस्तानी वफ़द ने आज वापस आना था और तुर्किया के जो हुक्काम हैं उन्होंने पाकिस्तानी वफ़द से रुकने की दरख्वास्त की है, जिस पर पाकिस्तानी वफ़द इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद है। क्या कोई इसमें पेशरफ सामने आ सकती है? लाइकली है। देखें कि जिस तरीके से ये तुर्किया और कतर की रिक्वेस्ट भी है, लेकिन साथ साथ ये रिक्वेस्ट असल में अफगान तालिबान रजीम की तरफ से है कि वो बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और यकीनन हम पाकिस्तान तो चाहता है कि ये बातचीत जो पिछले काफी दिनों से चल रही नतीजा खेज साबित हो। और पाकिस्तान की एक वन पार्ट एजेंडा है कि अफगान साइल जो है दैट शुड नॉट बी यूज्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फितना और हिंदुस्तान है, फितना और खारिज है, वो जो फैसिलिटेट की जाती है अफगान तालिबान रजीम की तरफ से। सो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो कंक्रीट चाहते हैं, वेरीफाइबल कंक्रीट एक्शन पाकिस्तान चाहेगा वो हो। और उसके लिए यकीनन हम चाहेंगे कि कुछ लोग ये तुर्किया है या कतर है या सऊदी इसके हैं या ये वाले हैं, वो इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में पाकिस्तान इज वेरी सिंसियर और हमने कोशिश यही की है कि डिप्लोमेसी को एक और चांस दिया जाए। लेकिन देखना, एक तरफ से बातचीत की बात की जा रही है और जिस तरीके से आज बाजोड़ में इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई और जो दहशतगर्द कमांडर था अमजद जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसपे 50 लाख की हेड मनी भी थी। और सेकंड इन कमांड था नूर वली महसूद का, और ऊपर से ये था कि वो रहबरी शुरा का अमीर भी था, तो वो मारा गया। उसके साथ 4 दूसरे दहशतगर्द मारे गए हैं। सो एक तरफ से आप बातचीत की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन है, तो वो एक किस्म का आप कह सकते हैं एक मुनाफिकाना एक किस्म का रवैया है। लेकिन पाकिस्तान बातचीत को संजीदगी से ले रहा है और दुनिया को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम सिंसियर हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। अब इंटायरली डिपेंड। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फील्ड मार्शल अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है, सैयद आसिम मुनीर साहब ने, कि हम पाकिस्तान पर अपनी सरजमीन पर जो अफगानिस्तान की सरजमीन है उससे किसी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खुसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल के इस पैगाम से आप क्या समझते हैं कि तालिबान हुकूमत के लिए आखिरी वार्निंग होगी जो कि फील्ड मार्शल ने दी है?
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, जिस तरीके से वो पेशावर में जरगे से मुलाकात की है और जहाँ पे उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है खित्ते में तमाम ममालिक के साथ बिलशमूल खासतौर पर अफगानिस्तान की बात की है, लेकिन उन्होंने कहा जहाँ हमने डिप्लोमेसी को मौका दे रहे हैं और साथ ही इकनॉमिक हमने जेस्चर्स भी शो किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। फितना और खारिज भी इस्तेमाल कर रहा है, फितना और हिंदुस्तान भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत में पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अगर कोई देर वहां से हमला होगा तो उसको फौरन जवाब दिया जाएगा। सो एक वाज़ेह मैसेज है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से कि ये एक लास्ट डिच एफर्ट आप कह सकते हैं जो वहां पे हो रही है इस्तांबुल में। और इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी शो की है, अपना रिजॉल्व शो किया है, और हम आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक हार्ड परसूट पर जा सकते हैं। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, अगर हम एयरफोर्स ना भी भेजे हमारे पास ड्रोन है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है और दूसरे बहुत सारे हमारे पास सर्वेलेंस की चीजें हैं। हम वी कैन गो आफ्टर दी कमांडर्स एज वेल एज दी जो लोकेशन है उनके जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा मेरे बरीद ख्याल साहब, में मुझे ये भी जैसे बताइएगा कि अगर ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उनका कहना है कि पाक अफगान मुज़ाकरात में कोई ऐसी पेशरफ नहीं हुई जिससे कोई ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब कोई अच्छी खबर आएगी, डेडलॉक जो है वो आखिर कम होगा? क्योंकि तुर्किया ने एक बार फिर दरख्वास्त की है, कतर भी इस मामले को देख रहा है। देखें जी, बातचीत में जो ये डेलीगेशन वहां पे अफगान तालिबान रजीम पे गया हुआ तो उससे तो बहुत सारी चीजों पे इत्तेफाक हुआ, वो मान भी गए थे, लेकिन जब वो चीजें वो पास करते थे तो कंदहार से कुछ और इतलात आती थी, काबुल से कुछ और आती थी। तो इसका मतलब ये है अफगान तालिबान के अंदर डिवीजन है। मुल्ला याकूब की अलग सोच है, मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंज़ादा की अलग सोच है, गनी बरादर की डिफरेंट है, मुत्तकी की डिफरेंट है, हक्कानी जो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ उसकी डिफरेंट सोच है, और फिर ऊपर से जो इनका मास्टर हैंडलर है इंडिया, जो इसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहता है कि ये किसी सूरत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इसमें पैच अप ना हो, और वो चाहते हैं कि वेस्टर्न बॉर्डर्स का ये जो फ्रंट है इसको एक्टिवेट रखा जाए ताकि पाकिस्तान को दो फ्रंट पे मसरूफ किया जाए। सो वो इनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इंडिया की फंडिंग जहाँ पे आ रही है, जो फितना और खारिज या फितना हिंदुस्तान को पैसा आ रहा है वो इंडिया की तरफ से आ रहा है, तकसीम आगे अफगान तालिबान रजीम की तरफ से हो रहा है। सो मेरे ख्याल में वो ये सारी चीजें हैं और इसको आप सारा कुछ इंटायरली डिपेंड्स ठीक। ऑन अफगान अच्छा, तालिबान रजीम ख्वाजा को किस आसिफ तरह ने, से। क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर, उनकी बात भारत में भी खटकती है, उन्होंने कहा है कि भारत इस वक्त काबुल में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है और नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं और पाकिस्तान के पास भारत और तालिबान के ताल्लुकात के जो शवाहिद हैं, क्या उन्हें हम बैनुल अक़वामी सतह पर पेश कर सकते हैं और क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में? देखे ना, जब ये बातचीत में तो सबूत दिखाए जा रहे हैं ना इसमें। पाकिस्तान ने आज तक जब भी बात की है, आपने DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, और जब भी वो आए एविडेंस के साथ बात की है, इनरेफ्यूटेबल एविडेंस के साथ बात की है। आज जब पाकिस्तान दावे कर रहा है कि उनके हमारे पास एविडेंस है, तो हमारे पास एविडेंस मौजूद है, एविडेंस दिखाया गया इनको, इनके पास तो कोई अल्फाज जवाब भी नहीं है। देखे ना, तो इसके बावजूद ये अफगानिस्तान अभी देखे ना, झूठ है ना, झूठ बोल रहे हैं। अब मुनाफिकान हाइपोक्रेसी हम इसीलिए कहते हैं ना कि एक तरफ से आप कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल मसला है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं पैसे से हम उनको रिलोकेट करते हैं, फिर आप $43,000 पर मंथ नॉर्मली महसूद को पेमेंट करते हैं। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? उनको गाड़ियां आपने दी हुई, ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दी हुए, आपने अकोमोडेशन काबुल कंदहार में इनको दी हुई है। सो आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वेपन्स इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो हमारे पास हर चीज का सबूत मौजूद है। और न सिर्फ हमने कहा, यूनाइटेड नेशन के एनालिटिकल सपोर्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने कहा, वो हर साल जो रिपोर्ट इनकी आती है उसमें उन्होंने कंफर्म किया हुआ है। सेंटकॉम ने कई दफा इस पर बातचीत की है, और इसके अलावा जो बाकी जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है अमेरिका में, जो लास्ट इस साल मार्च में उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 32 पेजेस, 18 इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की थी उनकी इनपुट शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कितना खारिज हैज बिकम आफ्टर कोलैबोरेशन विद अल-कायदा ए थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। तो एक दुनिया मानती है कि यहाँ पे अफगानिस्तान हैज बिकम एन एपिक सेंटर, सो दुनिया का फोकस भी इस पे है। सो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट, इससे पहले कि कोई दुनिया के तरफ से कोई एक्शन हो जाए अफगानिस्तान के अंदर, तो मेरे ख्याल में उनको स्टेप्स लेने चाहिए।
फॉर पीस और अपने सॉइल को दहशतगर्दी के ठीक लिए हो गया बरगी इस्तेमाल साहब, थैंक करने यू से सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खबर ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन जो बिगड़ती या फिर बनती हुई सूरत हाल है उसके हवाले से बात कर रहे थे। और हम उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और ये जो दरअंदाजी है अफगानिस्तान की जानिब से, इसको अगर टेबल पे हल कर लिया जाए तो वो बेहतर है। नहीं तो पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों ये बताया है उनको कि अगर आप टेबल पे हल नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा, आप किसी किस्म की लीनियंसी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। खबरतीन वजात आगे बढ़ते हुए आपको एक और अफसोसनाक खबर देते हैं। रावलपिंडी में सीनियर सहाफ़ी को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। सादिकाबाद पुलिस ने 3 उजरती कातिल गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमान ने मोहसिन शाह, अख्तर सिद्धू और कासिम सिंधु और सिकंदर सिंधु से ताहिर नसीर को कत्ल करने की सुपारी ली थी। मुलजिमान ने सीनियर सहाफ़ी को कत्ल करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी ली थी। मुलजिमान 3 दिन तक सीनियर सहाफ़ी के घर की रैकी करते रहे, जबकि मुलजिमान ने 99,000 रुपये भी अपने अकाउंट में मंगवाए। मुलजिमान अहमद और आकाश ने सहाफ़ी को कत्ल करना था, जबकि विशाल ने मुलजिमान को असलहा मुहैया किया था। तीनों उजरती कातिलों को गाड़ी और असला समेत सीनियर सहाफ़ी के घर के करीब से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम रावलपिंडी साहब मौजूद हैं। अनवार साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। सर, इस मामले की क्या कुछ डिटेल्स हैं? मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये एक बड़ा प्लान हमें लग रही थी असैसिनेशन, किस तरह से इसको पकड़ा गया? देखिए, उसने लियाकत 2023 से ये तनाज़ा चल रहा था, क्योंकि सहाफ़ी ने जो ताहिर नसीर मलिक हैं, ये निजी टीवी के सीनियर रिपोर्टर है रावलपिंडी से, इन्होंने कुछ खबरें, एक कंपनी है जो मुबैना तौर पर ये बताया गया था कि डबल शाह के नाम से कुछ एक मेंबर की फैक्ट्री मुबैना तौर पर बताया जा रहा था, आवाम से इनसे पैसे लेके डबल करने के जानसा देकर मुबैना तौर पर इसमें यह बताया गया कि 18 अरब रुपए का जो करप्शन हुई थी या लोगों के पैसे लूटे गए थे, इस पर एक खबर नशर की गई थी ताहिर नसीर मलिक की जानब से। इस पर इन्हें धमकियां दी जाती रही और 2023 में इसी जो कंपनी के मालिक की जानब से ताहिर नसीर मलिक के जो फैमिली डाटा है वो नादरा से लेकर उसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में उन्हें लीक किया गया था। उसके बाद उसे जान से मारने की मुबैना तौर पर धमकियां दी जाती थी। ताहिर नसीर ने बताया कि इस पर उसने FIA से MCCA में एक मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसका 349/224 नंबर मुकदमा FIA में मौजूद है। इसके बावजूद 62 लोग थे। ताहिर नसीर ये बता रहे हैं कि 18 अरब रुपए का इन्होंने फ्रॉड करके ये भागे। इनके जो 2 बंदे हैं वो इस वक्त भी दुबई में मौजूद हैं, बाकी जो इनके 2 भाई हैं यहाँ से उन्हें मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, लेकिन इतने बासर हैं कि इनके खिलाफ FIA की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कासिम सिंधु, सिकंदर सिंधु दुबई में हैं और इसके अलावा जो इनका एक भाई है अख्तर सिंधु, ये बताया जा रहा है कि यहाँ से ताहिर नसीर के मुताबिक यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेजता है और मोहसिन सुल्तान शाह भी यहाँ से पैसा बाहर भेज रहा है। अपने पास सर इस कदर है कि FIA भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इसके अलावा इनकी एक और भी कंपनी है, मैक वेंचर्स के नाम से है, और ताहिर नसीर के मुताबिक जो उन्होंने खबर नशर की थी उसके मुताबिक 12 अरब रुपए का इसने भी फ्रॉड किया, जिसके खिलाफ मुख्तलिफ नैब में, FIA में और मुख्तलिफ थानों में इनकी FIR इनके खिलाफ मौजूद है, दरखास्तें इनके खिलाफ मौजूद हैं। इसके अलावा ये बताया गया है कि ये एग्रीमेंट करते हैं और इसके अलावा जो ईस्ट स्टाम्प पे पोस्ट डेटेड चेक भी लोगों को देते हैं, लेकिन बहुत सारे ये बताया गया है कि ये इन्होंने भी तक 12 अरब के करीब यहाँ पे फ्रॉड किया है। बसर इस कदर है कि इनके खिलाफ अदारे कार्रवाई नहीं कर रहे। अच्छा, ये जो लोग थे, ये ताहिर नसीर मलिक की जानब से जो खबरें शाया की गई तो इसकी घर की रेकी करते रहे और 3 दिन कबल ये बताया गया उनके घर के पास एक तंदूर है और वहां जाके ताहिर नसीर मलिक की एक तस्वीर दिखाई गई जिस पर रेड क्रॉस लगा था और ताहिर नसीर के मतलब पूछा गया कि ये किस वक्त घर से निकलते हैं, इनकी गाड़ी का नंबर क्या और किस रास्ते से जाते हैं। इसी इस्लाम में इनका एक कजन वहां पे मौजूद था और जब तंदूर वाले ने उसके कजन को बताया तो उसने ताहिर नसीर को भी आगाह किया और वहीं खड़े खड़े इन्होंने मुबैना तौर पर वॉइस मैसेज किसी शख्स को किया कि वो यहाँ से, तंदूर वाले ने बताया कि वो यहाँ से चला गया तो उसने वॉइस मैसेज भी किया और वॉइस मैसेज पे दूसरे शख्स को बताया कि वो यहाँ से चला गया। इस पर ताहिर नसीर के कजन ने उन्हें आगाह किया और उस पर उनकी गिरफ्तारी पुलिस थाना सादकाबाद की पुलिस ने इन तीनों मुलजमान को जो रेकी कर रहे थे 3 दिनों से उन्हें गिरफ्तार किया। उनके मोबाइल से कुछ उनके घर की, उनकी गाड़ी की वीडियोस वहां से मिली हैं। इसके अलावा उन्होंने इंशाफ किया है कि 12 करोड़ रुपए जो ये मैक कंपनी है, एक शख्स ने यह बताया है कि उसने वहां से विड्रॉ कराया। अहमद हसन नामी शख्स था जिसने मुबैना तौर पर ताहिर नसीर के मुताबिक जो FIR का इंदराज हुआ है उसमें यह इल्जाम लगाया
कि उसने उसके कत्ल की वो सफारी मुबैना तौर पर ली थी। तीनों को गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश किया गया है और उन्हें जुडिशियल कर दिया गया है और मजीद तहकीकात की जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्जिमान को भी पकड़ लिया गया है, कंपनी के ताने बाने भी इनके साथ मिल रहे हैं और आपने बताया कि मुबैना तौर पे 12 अरब का घपला है और इससे भी ज्यादा ये घपला हो सकता है। सो इस कंपनी के हवाले से क्या किया गया, क्या इसको लॉकडाउन किया गया है, क्या इसको बंद किया गया है, इसके मालिकान के हवाले से कोई कार्रवाई की गई है, उनको कानून के कटहरे में कब लाया जाएगा? देखिए, मेरी इस हवाले से तय नसीर से बात हुई है। तय नसीर का ये कहना है कि इसके खिलाफ ना सिर्फ खबरें भी शाया हुई हैं, नशर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और तय नसीर ने ही ये इल्जाम लगाया है कि 18 अरब के करीब ये अब तक ये मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से कर चुके हैं। लेकिन FIA और दीगर इदारों में नैब में भी इनके खिलाफ दरखास्तें मौजूद हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यही वजह है कि ये तनाजा तय नसीर मलिक और इस कंपनी के मालिकान के दरमियान चल रहा था और यही वजह है कि उसके तय नसीर ने ये बताया कि मैं इनके खिलाफ खबरें मुसलसल शाया कर रहा था मुख्तलिफ अखबारात में और TV चैनल पे। यही वजह है कि इनका ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। और तय नसीर ने ये भी बताया कि चूंकि 2023 से हम मुसलसल ये मुख्तलिफ इदारों के नोटिस में लाते रहे हैं, इसके अलावा नैब में भी इनके खिलाफ दरखास्तें गई हैं, FIA में भी इनके खिलाफ दरखास्तें हैं, मुख्तलिफ थानों में भी इनके खिलाफ दरखास्तें हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। तय नसीर ये बता रहा है कि ये इतने बाअसर है क्योंकि इनके 2 भाई जो इस वक्त दुबई में हैं और बाकी जो 2 भाई यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तय नसीर ये भी बता रहा है कि ये मैप वेंचर नाम की एक कंपनी है जिससे लोगों को पैसे डबल करने का झांसा देते हैं और मुख्तलिफ ईस्ट टर्म्स वगैरह देकर उनसे रकम बटोर लेते हैं और बाद में उन लोगों को जब मुतासिरीन थानों में जाते हैं। ये पूरी चेन होती है अनवार साहब और पूरी चेन के मुताबिक ये काम करते हैं। आपको कहेंगे आपको इतना कमीशन मिलेगा, अगले को कहेंगे इतना कमीशन मिलेगा, आप और कस्टमर्स को लाएंगे उनको और कमीशन मिलेगा। अब ये बताइएगा कि ये तमाम तर चीज़ें आपने भी तहकीक की हैं, ताहिर नसीर साहब भी कुछ बता रहे हैं, आपने क्या इदारों से जानने की कोशिश की है कि क्यों इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों इनके मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, उनका क्या मौकफ है? देखिए, हुसैन लियाकत कभी भी इदारे कभी भी कोई भी उन पर इल्जाम लगाया जाए, उनसे पूछा वो तो उसकी तरदीद करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जराए होते हैं जो एक्चुअल खबर आपको बता देते हैं। जब हमसे दरियाफ्त किया गया तो ये कहा गया कि कोई विक्टिम हमारे पास आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जब तय नसीर का ये कहना है कि मुतअद्दिद दरखास्तें FIA में भी मौजूद है, नैब में भी मौजूद है, मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ दरखास्तें दी गई हैं, लेकिन तय नसीर ये बता रहा है कि ये लोग इतने बासर हैं, ये कार्रवाई अपने खिलाफ होने नहीं दे रहे। उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार जो उसने ये कहा है कि मैं विटनेस इस चीज का कि लोग इनके खिलाफ थानों में गए हैं, FIA में गए, लेकिन आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। ये इल्जाम है तय नसीर का, उसने अपने तौर पर तहकीकात की हैं, लेकिन हमने जो रब्ता किया था तो उस पर यह बताया गया है कि जब हमारे खिलाफ इनके खिलाफ कोई दरखास्त लेकर आएगा तो हम कार्रवाई हम करेंगे, और जो आज तक इनके खिलाफ कोई दरखास्त लेकर नहीं आया, ये इदारों का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी जानब जो तय नसीर का ये कहना है कि उनके खिलाफ मुतअद्दिद दरखास्तें मुख्तलिफ इदारों में मौजूद है, लेकिन उनके खिलाफ लेकिन ये जो अब ये मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, सुपारी का मामला हुआ, उनके खिलाफ अब केस ये भी तो बन सकता है, पैसे भी उन्हीं के अकाउंट से आए होंगे। सो इस केस को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कुछ ना कुछ इसका बन सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अब चूंकि ये खबरें हाईलाइट हुई है, कल उन्हें अदालत में पेश भी किया गया और उनका जुडिशियल रिमांड हुआ है, और ये पुलिस ने जो अब तक की तहकीकात की है, मुबैना तौर पर ये बताया गया है कि इंकशाफ हुआ है कि 7 करोड़ पे जो मर्जी जो मुलज़म है उसने ये इंकशाफ किया है कि उसने इसी कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ कराए हैं तकरीबन गुज़श्ता 3 माह के दौरान। अब पुलिस मजीद तहकीकात करेगी कि ये रकम कहाँ से आई, कहाँ मुंतकिल की गई। इस हवाले से पुलिस ने बताया कि मजीद तहकीकात होंगी और उसके बाद मजीद तहकीकात होंगी और उसके बाद फैसला होगा कि क्या कुछ होना है, क्या कुछ नहीं होना। अनवार अबाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम रावलपिंडी अनवार इन डिटेल कन्वर्सेशन कर रहे थे हमारे साथ इस केस के हवाले से। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरतीन वजात हम बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी है। जराये के मुताबिक कमेटी को SP अदील अकबर की खुदकशी की कोई शवाहिद उनको नहीं मिल सके, जबकि SP अदील की मौत की वजह चेहरे पर लगने वाली गोली ही थी। SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात करने वाली 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की सरबराही DIG हारून जोया कर रहे थे और कमेटी को SP अदील अकबर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई है और कंपनी ने SP के वायरलेस ऑपरेटर, ड्राइवर समेत दीगर स्टाफ और माहिर नफ्सियात के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और इस दौरान
उन्हें बताया गया कि एसपी अदील अकबर ने अपने डॉक्टर से 2 मरतबा रुजू किया था। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को पेश करेगी, जो अपनी सिफारिशात के साथ इस रिपोर्ट को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सीनियर सहाफ़ी जमान मुगल साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सोशल मीडिया पे एक कोराम मचा और उस कोराम के बाद हमें यह पता चला कि अब इस्लामाबाद पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनके दरमियान भी एक बड़ी अजीब व गरीब सी फिजा पाई जा रही है कि वो अब खुदकशी कर रहे हैं और इस तरह के मामलात कर रहे हैं। लेकिन इस जो रिपोर्ट है, इस कमेटी की रिपोर्ट है 3 रुकनी कमेटी की, जिसकी सरबराही जोया साहब कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को सामने रख के आप क्या तज्जिया करते हैं कि आया कि ये रिपोर्ट ठीक है या जो सोशल मीडिया की बातें थी वो ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन लियाकत साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक कमेटी ने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जो है वो जारी नहीं की है। ये खबरें हैं, ये ज़राए से चलने वाली चीजें हैं। और चूंकि कमेटी जिन 3 अफसरान पे बनाई गई है उसमें बड़े मंजे हुए अफसरान हैं। हारून जोया साहब हैं जिन्होंने पहले भी इस्लामाबाद में खिदमत दी है, फिर FIA में खिदमत दी है और आजकल भी वो इस्लामाबाद पुलिस में बतौर DIG खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ DIG ऑपरेशन है जवाद तारिक, वो भी इंतहाई नफीस आदमी और सुलझे हुए आदमी हैं। और उनके साथ जो तीसरे DIG अतीक ताहिर, वो भी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और 3 एक्सपर्ट जो DIGs हैं उन पर यह कमेटी बनाई गई थी और कमेटी को हदायत की गई थी कि विद इन 3 डेज अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। लेकिन कमेटी ने इस मामले में जो है वो एक्सक्यूज किया। उन्होंने कहा हमने हर पहलू को देखना है और हर पहलू को देखने के बाद हमने चीजों को जो है वो फाइनलाइज करना है। इसी वजह से रिपोर्ट अभी तक डिले हो रही है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये बताया गया था कि जो गन है उसका फायर सीधा उनके जो माथे के ऊपर लगा है, जिस एक ही बुलेट लगी थी जिससे उनकी डेथ हुई है। तो कमेटी ने चूंकि अभी तक किसी किस्म की कोई फाइंडिंग जो है अपनी IG इस्लामाबाद को दी नहीं है, वो IG इस्लामाबाद को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद IG इस्लामाबाद अपनी रिकमेंडेशंस के साथ वो रिपोर्ट वजीर दाखिला को भेजेंगे। तो हम गुज़श्ता रोज सोशल मीडिया पे इस हवाले से काफी सारी चीजें चलती रही। किसी ने 2 दिन पुरानी चीजें जो थी उनको उठा के लगाया, किसी ने 1 दिन पुरानी चीजों को लगाया, कुछ ने अपने तौर पे अज्यूम किया। कमेटी की तरफ से भी कोई ऐसी फाइंडिंग सामने नहीं आई। अच्छा मुगल साहब, आपने इस मामले को बड़े करीब से देखा है, लेकिन सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया में तो पहले दिन से यही चल रहा है कि ये एक खुदकुशी थी और खुदकुशी करने वाले एसपी अदील अकबर के साथ ये हुआ। इस्लामाबाद पुलिस में एक इस्तराब पाया जाता है। तो ये इस एंगल पे भी तहकीकात हो रही है कि ये इसको खुदकुशी एडवांस में किस तरह से करार दिया गया, कोई PR कंपनीज थी, क्या था जो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से इस तरह की बातें फैला रहे हैं? उसमें अगर आप उनकी कड़ियां मिलाते हैं ना, तो चूंकि अदील अकबर जो है ना, ये पहले बलूचिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। बलूचिस्तान में उनके हवाले से ये था कि उन्होंने वहां पे कुछ ऐसी कार्रवाइयां की थी मेरिट के ऊपर कि जो कुछ लोगों को, बासर शख्सियात को जो है वो पसंद नहीं आई थी और उनकी नापसंदीदगी की वजह से उनकी प्रमोशन जो है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई थी। और जब भी उनकी प्रमोशन का मामला आता था तो कुछ न कुछ आड़े ऐसा आता था कि जिसकी वजह से वो बड़े दिल बर्दाश्ता थे। और जब बलूचिस्तान से वो इस्लामाबाद आए हैं तो तब भी उसमें बहुत सारे उनके जो करम फरमा हैं उनका रोल था। उन्होंने कोशिश की कि वहां से उनको किसी और जगह पे लाया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने साथ कुछ कर ना बैठे। ये खदशा पहले भी मौजूद था, क्योंकि वहां पे वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार थे, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने मेरिट के ऊपर कार्रवाइयां की है, लेकिन मेरिट के ऊपर कार्रवाइयों के बावजूद मेरी प्रमोशन को रोक दिया जाता है या कोई रुकवा देता है। इस तरह की सिचुएशन थी। और जब वो इस्लामाबाद आए हैं तो यहाँ आने के बाद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी थी और ये चीजें चल रही थी। और उनके साथ जो चीजें थी, उस दिन भी आपने सुना होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जा रहे थे, कैबिनेट जा रहे थे, अपनी प्रमोशन के हवाले से परसू करने के लिए जा रहे थे। तो ये चीजें उनके साथ चल रही थी, जिनकी वजह से ये सारे जो है अंदाजे भी लगाए गए। और फिर जो बुलेट्स है वो जहाँ पे लगा उससे भी बाकायदा ये अंदाजा होता है कि शायद उन्होंने खुद ही ये काम किया है। और उनके जो ऑपरेटर है उसका बयान है, उनके गनमैन का बयान है, उनसे भी ये जो है वो तकवीयत मिलती है कि उन्होंने ये एक्ट खुद किया है। ये एक बड़ा डिफरेंट एंगल आप बता रहे हैं मुगल साहब, ये बहुत ही डिफरेंट एंगल आपने बताया कि वो जो बलूचिस्तान में उनके खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की, कुछ बासर लोग उनके खिलाफ थे। तो ये जो कमेटी है जोया साहब की सरबराही में, इसने इस एंगल को भी मद्देनजर रखा होगा और इस एंगल के ऊपर भी तहकीकात की होंगी। जी बिल्कुल, कमेटी इस पहली को जो है वो मद्देनजर रख के इसके ऊपर वो काम कर रही है, क्योंकि उनके साथ इस तरह की जो सिचुएशन थी इसी वजह से वो पिंपरी पहुंचे थे। और वहां पे जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं उनसे भी उन्होंने रजू किया और कम बेश 4 सेशन भी उन्होंने जो है वो
वहां पे लिए थे नफ्सियात के डॉक्टर के हवाले से। और आपने देखा होगा कि नफ्सियात के जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे भी दी थी, लेकिन बाद उस स्टेटमेंट को हटा दिया गया जी था। जी। शायद उसमें भी किसी बासर शख्सियत का कोई रोल था या कुछ ऐसा था, लेकिन उस स्टेटमेंट को भी हटा दिया गया था। और कमेटी अभी तक जो है तमाम तर पहलुओं की, और हमारे दराये का ये कहना है कि कमेटी को अब भी कहा जा रहा है कि ये मामला डिले हो रहा है, आप जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो फाइनल करें ताकि वज़ीर दाखिला को भेजी जाए। लेकिन कमेटी जो है वो कहती है कि हम हर पहलू को देख के तमाम तर चीजों को मुकम्मल करने के बाद ही अपनी रिपोर्ट देंगे। और इस बात का कभी इम्कान है कि शायद आज कमेटी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो आईजी इस्लामाबाद को दे दे और फिर आईजी इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला को पहुंचाए। बिल्कुल ऐसी। और ये जो रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं ज़राए के सामने से या ज़राए के ज़रिए से आ रही हैं, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने तहकीकाती सहाफ़त में और क्राइम रिपोर्टिंग में भी एक बड़ा अरसा गुजारा है, सो अदील अकबर साहब से भी आपकी कोई ज़ाती मुलाकातें थी, और आपने जब इनको काम करते हुए देखा तो इस्लामाबाद में किस तरह के काम करते थे और किस तरह की इनकी इस्लामाबाद में रूटीन थी? अदील अकबर बुनियादी तौर पे एक शरीफ फैमिली से तल्लक रखता है और खुद वो बड़ा नफीस इंसान था, पढ़ा लिखा लड़का था। उसने एनडीयू से एमफिल किया था और फिर उसका बैरून मुल्क फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे एडमिशन भी हो चुका था। और जिस दिन उसका एडमिशन हुआ है उसका लेटर भी उसको उसी दिन आया जिस दिन उसने ये अटेम्प्ट कर ली थी। तो अपने काम का माहिर भी था, अपने काम को जानता भी था और नमाजी आदमी था। उसमें कोई लेग पुलिंग वाला मामला हमने नहीं देखा। मेरी एक दो मुलाकातें उनसे हुई और जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन भी बाकायदा तौर पे उन्होंने हाजी कैंप में जाके बाकायदा ड्यूटियां चेक की जहां पे अफगान रिफ्यूजीज को रखा जा रहा है। और वहां से ड्यूटियां चेक करने के बाद बड़े इत्मीनान के साथ वहां से निकले हैं, फिर दफ्तर आए हैं। दफ्तर से जब उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जाना है तो सडनली ये उस नाके के ऊपर जो सरीना होटल के सामने नाका है वहां पे गाड़ी रोक के एक्ट किया गया है। तो उस दौरान ये कहा गया कि उनको कोई कॉल भी आई थी, जिस कॉल के हवाले से बाद में कुछ लोगों ने ये रूमर्स फैलाई कि शायद वो कॉल आईजी की थी, लेकिन वो साबित हुआ कि आईजी की कॉल नहीं थी। तो ये सारी चीजें उनके साथ चल रही थी, लेकिन वो जाती तौर पे बड़े शरीफ और नफीस इंसान थे और बड़ा मोहन साहब आखिर में मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस में इस वाक़े के बाद किस तरह की फजा पाई जा रही है? पुलिस में भी कोई इस्तराब है? इसमें कोई शक नहीं है कि जब एसपी लेवल का कोई अफसर इस तरह का एक्ट करता है तो जवान जो हैं, जो अफसरान हैं, उनमें इस्तराब पाया जाता है। लेकिन कमेटी की फाइंडिंग आने के बाद ये देखा जाएगा कि उसके असल महरकात क्या थे। और आईजी इस्लामाबाद जो है वो भी इस हवाले से नए सिरे से प्लान कर रहे हैं कि जो जवान हैं इनको बेहतर तरीके से जो आगे लेके चलने के लिए अफसरान के ऊपर दबाव कम करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और फिर इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी है कि उनको एक ये भी प्रपोजल दी गई है कि जो हॉस्पिटल बन रहा है इस्लामाबाद पुलिस का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें एक शोबा ये रखा जाए कि जिन जवानों के ऊपर या अफसरान के ऊपर दबाव होता है उनको बाकायदा वहां पे जो है वो सेशन दिए जाए ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको बेहतर से बेहतर किया जा सके। बिल्कुल ऐसे। जमान साहब, ये जो आखिर में आपने पॉइंट उठाया ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जमान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच हो जाने का। जमान साहब ने जिस तरह कहा कि इस्लामाबाद में किसी भी हॉस्पिटल में या पिम्स उस तरह का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर काम होना चाहिए, तो इस तरह हमने देखा है कि हमारे जो मिलिट्री के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बाकायदा से साइकी के डिपार्टमेंट है और वहाँ पे जाके ऑफिसर्स के हवाले से उनकी ग्रूमिंग भी की जाती है, माहिर नफ्सियात से उनकी मुलाकातें भी करवाई जाती है। और हो सकता है कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि एक एक महीना दो दो महीने जो ऑफिसर्स हैं या फिर कोई भी कैडर के लोग हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है और उनको मुकम्मल तौर पर सेहत याब करके वहाँ से वापस काम में भेजा जाता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका की। दूसरा T20 आज शाम खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा और तीसरे T20 मैचेस के तमाम टिकट्स फरोख्त हो गए हैं। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। लेकिन थोड़ी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के साथ टेस्ट मैच भी हासिल कर चुकी है या नहीं। टेस्ट मैच तो उसने खैर नहीं हासिल की, ताहम माजी में बड़ी बड़ी टीमों को हराने वाली पाकिस्तान की टीम का मेयार अब आसमान से ज़मीन पर आ चुका है। हालिया चंद सालों की कारकर्दगी देखी जाए तो ग्रीन शर्ट सिर्फ छोटी टीमों का शिकार करते करते अब बड़ी टीमों से जैसे जीतना भूल गई और टॉप टीमों के खिलाफ खेले गए गुज़श्ता 25 मैचों में से सिर्फ एक में ही जीत मिल सकी और 24 मैचों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर जनूबी अफ्रीका या फिर रवायती हरी भारत
की बात की जाए तो हालिया आदाद शुमार देखे जाए तो हमें सिर्फ एक ही फतह दिखाई देती है। भारत से पिछले 5 मैचों में तमाम मैचेस हमने हारे। इनमें हालिया एशिया कप के 3 मैचेस भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया से 7 T20 मैचेस खेले मगर एक में भी जीत का मजा ना चख सके। इंग्लैंड के खिलाफ भी हाल कुछ ऐसा ही है। 5 बार मैदान में उतरे और नजरें झुकाए मैदान से बाहर आए। जनूबी अफ्रीका अपनी पूरी ताकत के साथ आए या फिर बी टीम खेले, नतीजा 0/0 ही। गुज़श्ता बरस की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचेस में से 4 मैचेस हारे और एक वायद कामयाबी पाकिस्तान को उस वक्त मिली थी। और अलबत्ता इस दौरान अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर टीमों पर पाकिस्तान ने खूब हाथ साफ किए। लेकिन ये कारकर्दगी क्रिकेट की साबिक आलमी चैंपियन टीम के मयार की हरगिज उसके मयार को पूरा नहीं उतर रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तजिया निगार जनाब अब्दुल समी साहब मौजूद हैं। हमें अली ताबिश ज्वाइन करेंगे। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू समी भाई, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि अब हम सी या डी लेवल की टीम से भी हार जाते हैं, स्पेशली अगर हम अफ्रीका की बात करें तो? देखिए हसन, एक तो बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। मुझे तो अब समझ नहीं आती कि ये रोना जो है आखिर कब तक इस कौम को और हमें और आप जैसे और अली जैसे लोगों को बैठ के रोना पड़ेगा, और कब अरबाब इख्तियार जो हैं वो जागेंगे और इस पे कुछ एक्शन लेंगे। अभी तो मजे की बात यह है, सुनने में आता है कि जब ये क्रिकेट के जो अरबाब इख्तियार है जो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे होते हैं तो ये कहते हैं कि हमसे पहलों ने क्या ऐसा किया था कि जो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब लेवल यहाँ तक आ जाए तो फिर उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। आपको पता नहीं है कि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिनको क्रिकेट बोर्ड में नहीं होना चाहिए वो क्रिकेट बोर्ड में है, जिनको कप्तान नहीं होना चाहिए वो कप्तान है, जिनको टीम में नहीं होना चाहिए वो खेल रहे हैं, जिनको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए वो ऊपर आगे कर रहे हैं, और जिनको बारी नहीं करनी चाहिए ऊपर आगे बारी कर रहे हैं। तो अब एक आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप ऊपर से बात शुरू करें फिर ये नाराज हो जाते हैं, फिर एक्रेडिटेशन कार्ड जो है आपको पता है वो कैंसिल हो जाते हैं, फिर वहां पे दाखिले हमारे बंद हो जाते हैं, वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। तो आप कप्तान से शुरू करें, मैनेजमेंट से शुरू करें, कोचेस से शुरू करें, आपको हर तरफ जवाल नजर आता है। आप कई कप्तान एक साल में चेंज करते हैं, कई मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, आप अपने कोचेस को चेंज कर देते हैं, आप अपनी प्लेइंग 11 तो चले चेंज होती रहती है, आप स्क्वाड में बिला वजह तब देते हैं, किसी के बगैर किसी वजह के किसी को टीम से अक्सर निकाल देते हैं, और कुछ अरसे बाद जो है फिर उसको बगैर किसी परफॉर्मेंस के टीम में शामिल कर देते हैं। तो ये जब तक एक ग्रैंड ऑपरेशन नहीं होगा और ऊपर से आप आगाज नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारा ये रोना धोना ऐसे ही जारी रहेगा। अच्छा समी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये अब्दुल समी साहब को मालूम होता है, अली ताबिश को मालूम होता है, हसनैन लियाकत को मालूम है, पाकिस्तान के हर साफ़ी को, पाकिस्तान के बच्चे को मालूम है, लेकिन ये अरबाब इख्तियार को मालूम क्यों नहीं है? ये चेयरमैन पीसीबी को या फिर सीईओ को या सीओओ को उनको नज़र क्यों नहीं आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो चुका है कि अब लोग पाकिस्तान के मैचेस देखना बंद कर चुके हैं? अभी तो ये हाउसफुल की जो स्टोरी है इसके हवाले से भी तहकीकात हो रही है कि हाउसफुल क्यों हो रहा है। देखिए हाउसफुल में आप खुद इस पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों से आपका ताल्लुक है, आप यहाँ पे अपनी आपका सारा करियर इस जगह पे है, हमारा भी ताल्लुक यहाँ से है, हमारे अवाम में थोड़ा सा पैशन ज्यादा है, और आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने शायद पूरी तरह से सबक नहीं हासिल किया। 17,551 लोग रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद थे पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त से 2-4 होता हुआ देखने के लिए। तो उन लोगों की अजमत और हौसले को भी सलाम है। बात यही है कि जब आप ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये कहें कि आप हमसे पहलों ने क्या किया है कि आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बारी लगाने के लिए आए हैं। आपने अपनी बारी लगानी है और आपने चले जाना है। आपको समझ नहीं आती, आप कभी किसी को डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट लगा देते हैं, फिर उधर से उठा के उसको आप पीएसएल में डाल देते हैं, पीएसएल से आप निकाल के बोर्ड में कुछ दिनों के लिए खामोशी रखते हैं, फिर किसी ओहदे पे उनको जो है ला के रख देते हैं। तो जब आपकी तवज्जो इस तरफ होगी और जब आप दीगर मामलात में होंगे, आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं होगी, तो फिर आपको ये समझ नहीं आएगा। और फिर ये देखें, एक बात है कि जब ऐसे लोग होते हैं बड़ी पोस्ट पर बैठे होते हैं और तो उनके इर्द गिर्द जो
उनके लोग होते हैं तो वो उनको गलत ब्रीफ करते हैं, वो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं कि जी सब कुछ ठीक है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर उनको वो नजर नहीं आता और वो कहते हैं कि हम मीडिया क्यों देखें, ये तो चंद लोग यूज करते हैं, या हमने किसी चैनल या किसी सहाफी की बात क्यों सुने, हमें तो खुद सारी समझ है। तो फिर आप देख लें यही है, ये 17,000 से 7,000 पे आएगा और 700 पे आके, और खुदा न खास्ता जो हॉकी के साथ हमारे मुल्क में हुआ वही क्रिकेट के साथ होने जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरा ख्याल है, मुझे बताइएगा कि अली ताबिश हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं मैं उनसे भी बात करूंगा, अली ताबिश को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से समी भाई ने तमाम तर खराबियों का जिक्र किया, इन खराबियों का जिक्र आप भी हमारे शो में करते रहते हैं, क्या सर ये जानबूझ के किया जा रहा है कि क्रिकेट जैसे ब्रांड को तबाह किया जा रहा है और क्रिकेट जैसे ब्रांड हमसे दूर किया जा रहा है कि हम इससे दूर होते जाएं और शायद कोई और गेम हमारे ऊपर मुसल्लत की जाएगी? अभी तो हाल ही में मुझे कोई लग नहीं रहा कि इस तरह की गेम है हमारे पास, लेकिन हॉकी के साथ तो इसी तरह से हुआ था। सर अल्लाह करे, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे ऐसा हो कि हमारे ऊपर कोई और गेम मुसल्लत की जाए। और उसके अलावा क्या कहते हैं, पिछले सवाल का जो है ना वो एक शेर मुझे याद आ रहा था। जी जी। तो उसका सबसे जो है ना मुस्बत जवाब ये है कि इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तो जब इतनी सारी चीजें हम बता चुके हैं, जब इतनी सारी चीजें हम देख चुके हैं, हम कर चुके हैं, हम कुछ जो है वो समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है पीसीबी के साथ, हमारी क्रिकेट टीम के साथ, जिसको हम इतना पसंद करते हैं, जो हम जिसके फैन हैं, तो हम सबको नजर आ रहा है। बस जिनको नजर आना चाहिए उनको नहीं नजर आ रहा। उसमें मसला सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं और जो उन्होंने किया वो अनप्रेसिडेंटेड है, उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। उनको क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा समझ है और किसी को समझ है ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। और बाकी किसी को जो है ना, इतनी जो आवाम देखने वाली है, यार आप किसी से भी जाके ये पूछ लें, ठीक है, कि आजकल T20 क्रिकेट कैसे खेल रही है। मैं कहता हूँ आप तैमूर मिर्जा को उठा के ले आए, जो टेबल क्रिकेट के चैंपियन है पाकिस्तान में शायद, उनसे बैठ के उनसे पूछे कि भाई T20 क्रिकेट आप देखते हैं टीवी के ऊपर? अजीब होगा, देखता हूँ। जो सर आप थोड़ा सा बता दें कैसे खेलनी चाहिए, वो आपको बता देगा कैसे खेलनी चाहिए। अरे भाई आपने जो बंदे लगाए हुए हैं, जिनके साथ आप काम ले रहे हो, जिनको आप तनख्वाहें दे रहे हो, जिनको आप पैसे दे रहे हो, उनमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है एक टके की, ठीक है। उनको आपको अच्छा, एक कमाल बात इस सारी क्रिकेट को लेके ये है, ठीक है, कि आप बताया वनडे की, मैं सिर्फ लॉजिक की बात करना चाह रहा हूँ कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह की है, ठीक है, कि आपको वो ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जितवा के आ गया एज ए वनडे कैप्टन, साउथ अफ्रीका में भी सीरीज जितवा के आ गया वनडे सीरीज एज ए वनडे कैप्टन। ठीक हो गया। अली, मुझे ये भी बताइएगा कि मैं समी भाई से सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं। समी भाई, मुझे पाकिस्तान टीम की बैटिंग के हवाले से या पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के हवाले से या उसकी कंसिस्टेंसी के हवाले से बताइएगा कि ये कंसिस्टेंसी जो कैप्टनसी में है, इसकी वजह से हमारी बॉलिंग ठीक नहीं हो रही, ये जो इनकंसिस्टेंसी हमारी मैनेजमेंट है, इसकी वजह से हमारी बॉलिंग या बैटिंग ठीक नहीं हो रही, या इसमें कैपेबिलिटीज का भी मसला है? अब देखिए, मैं जाती तौर पे प्लेयर से ज्यादा मैनेजमेंट को कसूरवार समझता हूँ। आप कभी आप अपने मनपसंद खिलाड़ियों को आगे लाते हैं और फिर आप उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत से खिलाड़ियों के जो करियर है वो दांव पे लगा देते हैं। आप मुझे बताएं ना, बाबर आजम को अगर आपने कम स्ट्राइक रेट की वजह से निकाला है और फिर आपने उसको दोबारा जो है बगैर किसी उसने स्ट्राइक रेट तो इम्प्रूव नहीं किया, आपने डाल दिया है, और तो वो उस बाबर का तो इसमें कसूर नहीं है, ये तो मैनेजमेंट का कसूर है कि यार आपको ये समझ नहीं आती, आप प्रेशर नहीं ले सकते। वो इस तरह का प्रेशर है कि जब आपने देखा होगा पिंडी स्टेडियम में जब साहिबजादा फरहान आउट होके गए और बाबर एंटर हो रहे थे तो अवाम अच्छे आउट हुआ था, लेकिन बाबर के लिए जो है लोग क्लैप कर रहे थे और उनको वेलकम कर रहे थे, तो आप शायद वो प्रेशर नहीं ले सकते। तो मेरे ख्याल में ये मैनेजमेंट का ज्यादा कसूर है। आपको मोहम्मद वसीम जूनियर को आप ले के साथ फिर रहे हैं और आप उसको टूर करा रहे हैं, उनके टीए बनवा रहे हैं, और आप नसीम शाह को फ्रॉम नोवेयर ला के टीम में एकदम से शामिल कर देते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट ज्यादा कसूरवार है। फिर आप देखें, आप या आपने कुछ बड़े स्टार्स बना दिए हैं, वो फिर आपसे कंट्रोल नहीं होते। नसीम ने और शाहीन ने 7 ओवर्स में 79 रन दिए हैं और आपको लगता है जैसे आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे हैं, उनकी बारी आई है हमारी, तो हम जैसे जोहानिसबर्ग में खेल रहे हैं, कहीं और खेल रहे हैं। तो
मैनेजमेंट का अव्वलीन फर्ज है, आप इतना आपके पास इख्तियारात हैं, आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं, और जैसा अली ने कहा, इनको लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता, और हम ही ये जो हम कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा ठीक है। दुनिया हमारे पे हंसती है, हमारा मजाक उड़ाती है। तो मैनेजमेंट का बुनियादी तौर पे कसूर है, और उसके बाद खिलाड़ियों का आता है। यानी आप मैनेजमेंट में, एक और मिसाल मैं आपको दूं, आपके पास मोहम्मद हारिस जो था वो ओपनर था, उस्मान खान ओपनर था, हसन नवाज को आप जानते हैं, हमारा लोकल बच्चा है यहाँ का, वो ओपनर है, आपका फखर जमान ओपनर है, साहिबजादा फरहान ओपनर है। तो आप 5 ओपनर्स को टीम में एक वक्त में सेलेक्ट करते हैं, फिर आप 2 को कहते हैं तुम करो, एक को 4 पे ले जाते हैं, एक को 6 पे ले जाते हैं, तो उनका तो कसूर नहीं है। अब हसन नवाज ने पीएसएल में जो रन्स किए नंबर 4 पे किए, सलमान अली आगा से परफॉर्म नहीं हो रहा, आप 4 पे उसको खिला रहे हैं मुसलसल, या वो खुद आ रहे हैं, और हसन को आप कह रहे हैं 6 पे आपने उसको टुल्ले मार बना दिया है। तो ये कसूर मेरे ख्याल में मैनेजमेंट का ज्यादा है। उसके बाद जब आप देखें दुनिया भर में होता है, आप कॉन्फिडेंस देते हैं, लोगों को बताते हैं, कोच को बताते हैं, यार 3 साल का तुम्हारे पास टाइम है, तुमने ये करना है, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, लेके आओ अपनी टीम बनाओ, राहुल द्रविड़ की तरह बनाओ, अंडर 19 से लेके आओ। तो आप उसको कॉन्फिडेंस देते हैं। इसी तरह प्लेयर को आप बताते हैं कि यार तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये नंबर है, इस पे तुम खेलो, इस कॉम्बिनेशन में जाओ, ये परफॉर्म करो, हम इस तरह से करेंगे। तो मेरे ख्याल ये तवज्जो देनी है, ये उसको कह रहे थे तुम डायरेक्टर इंटरनेशनल चले जाओ, तुम डायरेक्टर पीएसएल चले जाओ, तुम ये कर लेना। कैटेगरी आपकी डी होगी, लेकिन आप साथ में डायरेक्टर इंटरनेशनल भी होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। अली, मुझे ये बताइएगा कि समी भाई की तमाम तर बातें हम इनसे एग्री भी करते हैं, लेकिन ये जो माइक हैसन हो गए, इस तरह के लोग हो गए जो बाहर से आते हैं, आपकी टीम में तब्दीलियां करने की कोशिश करते हैं, ये भी इनको भी समझ आ जाती है कि यहाँ पे इस तरह का कल्चर है, इनके साथ हमने दिहाड़ी लगानी है और इसी तरह से चलना है, क्योंकि वो भी तो तमाम तर तजुर्बात के ऊपर सर तस्लीम खम करते हैं। यार मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ऐसा है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बात ये नहीं है कि उन्होंने आके दिहाड़ी लगानी है और उन्होंने जो है ना आगे चलाना नहीं है काम, क्योंकि उनकी तो कोचिंग जॉब जगह जगह लगी हुई है। वो लीग्स में भी कोचिंग कर रहे हैं, वो डिफरेंट टीम्स की भी कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने क्या कहते हैं बहुत सारे उनके रोटेशन में तो रहते हैं ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिर्फ दिहाड़ी लगाने आए, जितने भी बाहर के कोचेज आते हैं, तो फिर इसका मतलब उनको कहीं और काम ना मिले, वो कहीं और काम करने के काबिल ना रहे। दैट इज नॉट द पॉइंट। हमारी मैनेजमेंट के इतने मसले हैं, ठीक है, आप मतलब गौर करें इस बात को कि गैरी क्रिस्टन इंडिया के कोच नहीं रहे कितने ऐसा, वो साउथ अफ्रीका की लीग्स के अंदर कोचिंग करते रहे, जगह जगह कोचिंग करते रहे हैं, और पाकिस्तान आके 2 महीने में जो है ना वो थैंक यू करके चले गए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आया कि भाई यहाँ निजाम चल कैसे रहा है, ये सिस्टम मैंने चलाना कैसे, मैंने कैसे काम करना है। और जब कोई थोड़ा सा इतना पावरफुल या इतना पावरफुल नहीं कह रहे कि अपनी ड्यूटी, अपना राइट एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ इतना बुरा कर दिया जाता है कि और तो आपको लगता है कि यार अभी हमें सबको लग रहा होगा यार माइक हैसन क्या ही कर रहा है, कि माइक हैसन की क्या कोचिंग है, माइक हैसन के क्या गेम प्लान है, जो हम में से नजर ही नहीं आ रहे। अब कोच ने अपना प्लान दे दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ये लोग बातें करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट तो आगे प्लेयर्स ने करना है। अब साइम अयूब ने टॉप ऑफ द इनिंग, साहिबजादा फरहान अपनी शॉटें खेल रहे हैं, वो अपना जैसे फ्री फ्लोइंग बैटिंग करते हैं वो कर रहे हैं। साइम अयूब ने इतनी गेंदें मिस की, इतना प्रेशर बिल्ड किया, ठीक है, कि फरहान को लगा कि मुझे कुछ और ज्यादा करना पड़ता चेज करने के लिए, जिसकी वजह से वो आउट भी हो गए। और साइम अयूब की वो धक्का स्टार्ट इनिंग जो शुरू ही नहीं हो रही थी, ठीक है, उसके बाद वो बिल्कुल जैसे समी भाई ने कहा कि जब फरहान गए और बाबर आए तो शोर इतना मचा, वो प्रेशर इतना था, लेकिन वो सब कुछ जो है ना वो एक्यूमुलेट करता है ना। बाबर आके 10 पे आउट हो गए, सलमान आगा से रिव्यू भी जाया कर दिया, आउट भी हो गए, कितनी सारी चीजें हो गई, ठीक है। आपके टॉप ऑर्डर ने कहा क्या ही कर लिया, ठीक है। साइम अयूब ने भी आगे जाके वो 2 स्पिनर को मार के अपना नेट रन रेट ओवरऑल क्या कहते हैं जो स्ट्राइक रेट है वो इम्प्रूव कर लिया। बट आपकी क्रिकेट जो मतलब बड़ी जेन्युइन बात है, पॉइंट ऑफ कंसर्न वाली बात है कि सेम पिच थी कि उन्होंने फास्ट बॉलर कैसे यूटिलाइज किए और हमने कैसे यूटिलाइज किए। तो आप मतलब समझे ना कि प्लान अगर दिया भी जा रहा है तो भाई प्लान एग्जीक्यूट करने वाला कौन है और कैसे करेगा। आप फेवरेटिज्म पे नहीं क्रिकेट खेल सकते। आप अपने पसंदीदा लोगों को दिखाना चाहें, फैंस के लिए आप टिकटें बेचना चाहें, लेकिन आप मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे नहीं खेल सकते, ये बात तो तय है।
ठीक हो गया। मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसे नहीं खेल सकते, ये बात तय है। अली ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन और हज़रात, सुबह की सोच में इस वक्त एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। कल हमने एक स्टोरी के हवाले से आपको सोशल स्टोरीज़ में भी आगाह किया था और उसके हवाले से एक पैकेज भी दिखाया था जो कि दिलजेब आकाश साहब ने दिखाया था, और हमने आपसे ये वादा किया था कि इस जोड़े को हमने आपके साथ मुलाकात भी करवानी है। ये कहानी आम लोगों के लिए नहीं बल्कि उन ख़ास इंसानों के लिए है जो ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद हार मानना नहीं चाहते। कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मुल्तान के ये स्पेशल मियाँ बीवी मैं इनको कहूँगा, इनकी मिसाल इसको सच करते हुए हमें इन्होंने दिखाया। ताइक्वांडो चैंपियन अदनान निसार और हिना चाइनीज़ फूड स्टॉल लगाकर अपने घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है कि जब हौसला और मोहब्बत एक साथ हों तो ज़िंदगी कभी हार नहीं मानती। इनसे बात करेंगे और उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। अदनान निसार और हिना अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत बहुत आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। सबसे पहले तो अदनान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ताइक्वांडो चैंपियन से फूड स्टॉल के मालिक बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें रुजू किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि डिसेबिलिटी के साथ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो हम माशरे के लिए कुछ सिखा सकें, उनको दिखा सकें कि हम किसी से कम नहीं है। तो मेरे दो बच्चे हैं, तो वो ताइक्वांडो करते थे, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। तो हमने भी उनसे बात की, जो इनके टीचर हैं बच्चों के, तो उनसे बात की, उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते। जब हमने किया तो उस पर प्रॉपर ट्रेनिंग ली, तो हमारी तकरीबन 1 साल की ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर हमारी एक चैंपियनशिप आई लाहौर में, तो वो हमने खेलने गए, तो वहाँ पे फिर हमने गोल्ड मेडल हासिल किया नेशनल लेवल पे। तो इस चीज़ से हमें बड़ी अप्रिसिएशन मिली, तो हम आगे बढ़े। और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जॉब थी, मेरी जॉब चली गई, तो फिर हमने मिसेज ने और मैंने सोचा कि अब हम अपना कुछ छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर इन्होंने मुझे हेल्प की, तो हमने एक फूड स्टॉल स्टार्ट किया, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। दैट्स वेरी ग्रेट। और मैं हिना से भी बात करना चाहूँगा। हिना, अक्सर लोग जब माली दबाव में होते हैं तो वो हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आप दोनों ने इस मौके पर ये जो हौसला है ये कहाँ से पाया? क्योंकि आप हमें हिम्मत हारते हुए नज़र नहीं आए, आप हमें मेहनत करते हुए नज़र आए, और आज माशाल्लाह से आप पूरी दुनिया में एक मिसाल बन के सामने आ रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि हिम्मत तो मुझे मेरे अपने पेरेंट्स से मिली है, क्योंकि डिसेबिलिटी के साथ मुझे बचपन से उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारने दी। मेरी हर हिम्मत में, मेरे हर काम में, मेरे हर शौक में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हौसला दिया कि जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। तो बचपन से वो जो चली आ रही थी चीज, उसको मैंने कंटिन्यू किया। इनकी जॉब नहीं थी, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा अदनान हिम्मत करते हैं, अपना छोटा सा काम शुरू करते हैं। हमने दुनिया को मिसाल बन के दिखाना है। मेरा शुरू से था कि मैं अपनी लाइफ ऐसी गुजारूंगी, अपनी भी, अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्चों के साथ, इस तरह। हाँ, हिना इस वक्त बात कर रही थी और हमारा राब्ता उनसे डिस्कनेक्ट हुआ है या कुछ भी हुआ है, हम वापस राब्ता करने की कोशिश की। एक ऐसी मिसाल है जो कि हमें सीखनी चाहिए। हम अक्सर ये कहते हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। हिना, आप बात कर रही थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, फिर मैंने जी हिना, आपको आवाज आ रही है? चले जी, हिना जो ही वापस उनके साथ हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हुआ है, हम उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मिसाल है, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। ये जो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए, दुनिया क्या कहेगी, हमारी गाड़ी अच्छी नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, हमने ये गलत कर दिया, दुनिया क्या कहेगी। ये जो दुनिया क्या कहेगी ना, हमारे आधे काम यहाँ से ख़राब होते हैं, हमारा आधा कॉन्फिडेंस यहाँ से आके शैकल होता है। क्योंकि आपने दुनिया को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि आपका मन क्या करता है, आपने ये देखना है कि आप
जो काम कर रहे हैं इसमें आपका मन लगता है या नहीं लगता, इसमें आप दिल से काम करते हैं या नहीं करते, इसमें आप पैशन से काम करते हैं या नहीं करते। और यही हमें मिसाल मिलती है अदनान से और हिना से कि पैशन भी कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा, जब उन्होंने अपने घर के किचन को चलाना था तो अपने पैशन को भी साइड पे रखा, लेकिन प्रोफेशन किसी और चीज़ को बना लिया। और बिल्कुल ये नहीं सोचा कि एक तरफ आप टाइक्वांडो के चैंपियन हैं, दोनों ही एथलीट हैं, और दूसरी तरफ आप फूड स्टॉल लगा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे। तो इस हवाले से मैं उनसे सवाल कर रहा था और उसका बड़ी दलेरी के साथ हिना जवाब दे रही थी और वो कह रही थी कि ये मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है और उनके पेरेंट्स डेफिनेटली वो भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि किस तरह से उन्होंने इस तरह की तरबियत की है हिना की और अदनान की। और ये हिना और अदनान की जो स्टोरी है ये यकीनी तौर पर हम सब के लिए मिसाल है कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और आपने सिर्फ एक जो जुमला है ना, इसको नहीं सुनना कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये जो हम इसमें पड़ जाते हैं ना, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, यहाँ से हमारी असल मसले जो है वो शुरू होते हैं। एक बार फिर जी हिना हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हिना, मैं आपसे बात कर रहा था कि अक्सर जो लोग हैं जब वो माली का शिकार होते हैं तो वो हिम्मत हार देते हैं और वो एक दूसरे को उस तरह से हौसला नहीं दे पा रहे थे। और आपने बताया था इनिशियली आपकी बात थी कि आपको हिम्मत हौसला अपने पेरेंट्स से मिला, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा। चले, आपका जो इस वक्त वीडियो है वो म्यूट है, दिलजेब आकाश साहब भी आपके साथ मौजूद हैं, आप उसको अगर म्यूट से हटाएंगे तो मेरा ख्याल है कि इजीली आप कनेक्ट हो सकते हैं। हिना, आप हमें सुन पा रही हैं, लेकिन आप बताइएगा प्लीज। जी 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 आ रही है, जी बताइएगा प्लीज। सर, इसी तरह मैंने मतलब ना खुद हिम्मत कभी हारी तो, और मैंने हमेशा इनका हर हाल में इनका साथ दिया है, क्योंकि देखें हम दोनों स्पेशल हैं, मैं इनको समझती हूँ, ये मुझे समझते हैं, तो क्यों हम इस टाइम में एक दूसरे का साथ छोड़ के बैठ जाए। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारी लाइफ गुजार रहे हैं। छोटा सा कारोबार है बट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसी है, छोटा सा कारोबार है, अच्छा है। मुझे ये भी बताइएगा अदनान साहब कि अक्सर जब लोग ये कहते हैं ना कि आप टाइक्वांडो चैंपियन थे, उसके बाद आपने फूड स्टॉल लगा लिया, लोगों का रवैया बदलता है ये सब कुछ देख के? देखें, वही अभी आपने एक बात की कि लोग क्या कहेंगे। लोग देखें किसी भी हाल में आपको खुश नहीं रहने देते, वो आप पे एक तनकीद करते हैं, लेकिन इसमें यह है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, जो समझते हैं, वो हमें अप्रिशिएट बहुत ज्यादा करते हैं कि कोई बात नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम आगे पे सोच रहे हैं और शुक्र है अल्लाह का कि अच्छी लाइफ गुजरी है। बिल्कुल ऐसी अच्छी लाइफ गुजरी। और साथ ये बताइएगा कि अब इस कारोबार को मजीद वुसअत देने का भी आप सोच रहे हैं? जी जाहिर है, देखें वो आपके पास अगर एक्सपेंस हो तो आप एक बहुत बड़ा एक होटल भी बना सकते हैं, लेकिन ये अभी छोटा स्टेप है, तो इंशाल्लाह इनको भी आएगा कि जब हमें अल्लाह ताला एक बड़ा होटल या अपना सिस्टम बनाने के देगा। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि जब आपका पैशन कुछ और होता है, प्रोफेशन कुछ और होता है, तो आप उस तरह से दिल लगा के काम नहीं करते हैं। तो आप दोनों, क्योंकि पैशन के हिसाब से तो आप कुछ और बनना चाहते थे, प्रोफेशन आपका कुछ और है, तो इस स्टॉल में आप कितना वक्त गुजारते हैं, कितना ज़्यादा इसमें आप जो है दोनों वक्त देते हैं? और क्या कभी कभार आपको महसूस होता है कि आप जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे थकन महसूस कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि आप समझते हैं कि एक स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, वो एकदम से अगर इस फील्ड में आ जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रेडिट अपनी मिसेस को ये देना चाहूंगा कि ये कुकिंग की बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो बस देखें, गवर्नमेंट की सपोर्ट और माशरे की सपोर्ट ना होने की वजह से फिर हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। अगर देखें हम स्पोर्ट्स के इवेंट में रहते, स्पोर्ट्स के साथ चलते और हमें अप्रिसिएशन मिलती, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होती, तो शायद हम किसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या पाकिस्तान के लिए कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते, लेकिन ऐसी सपोर्ट ना होने की वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे चले गए। तो फिर अब हम अपनी मिसेस ने कुकिंग का जब स्टार्ट किया है तो मैंने इनका साथ दिया है, दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। तो ये है कि अब अगर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती तो हम शायद ये काम ना कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे, लेकिन हिना मैं आपकी तरफ भी आऊंगा कि हिना, ये जो अदनान ने बोला है ना कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल जाती तो ये काम ना करते, लेकिन मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को देखा है, वो आके ये कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं लेकिन हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, हम माली मुश्किलात का शिकार हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आप उस तमाम तर सेटअप से निकल चुके हैं और अब आप माली मुश्किलात का कम से कम शिकार नहीं है और आप सारी जो आपकी नज़रें वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं है। सो ये मेरा ख्याल है कि दूसरे लोगों के लिए इस तरह की मिसाल होनी चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कि आप गवर्नमेंट की तरफ देखें, किसी स्पॉन्सर की तरफ देखें, आप बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत जो आते हैं ना बीच में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं। देखिए हम अपने काम को इंक्रीज करना चाहते हैं बट हमारे पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स के लिए हमें वही बात है कि हमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट करे एज अ स्पेशल पर्सन। हाँ बिल्कुल, ऐसी एज ए स्पेशल पर्सन गवर्नमेंट की सपोर्ट तो आपको चाहिए। अच्छा, रोज़ाना की जो स्टॉल की एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से ना मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, अपने काम को आपने किस तरह से तकसीम किया हुआ है? काम को इस तरह से तकसीम किया हुआ है कि दिन में मैं अपने घर को थोड़ा टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ। बेटा माशाल्लाह हाफिज़ कुरान बन रहा है तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है, और असर के बाद मैं घर से निकल जाती हूँ अपना सामान रेडी करके। मतलब काफी प्रिपरेशन मुझे घर पे करनी पड़ती है और बाकी सारी कुकिंग मैं लाइव करती हूँ वहीं पर जाकर। तो इस तरह मैंने काम को डिवाइड किया हुआ ताकि काम घर पे भी काम थोड़ा रहे और वहां जाके भी डिवाइड हो जाए, तो थकन नहीं होती इस तरफ ही। बिल्कुल ऐसी अदनान। अच्छा, ये जो इन्होंने पिछले सवाल के जवाब में कहा था ना कि एज ए स्पेशल पर्सन आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह से आपने जब से अपना काम स्टार्ट किया ना आप मुझे सुपर स्पेशल लग रहे हैं और आप जैसे लोगों की पाकिस्तान में कमी मुझे नज़र आ रही है। सो ये बताइएगा कि इस काम में जब आप ये कर रहे हैं तो इसको कितना ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से हिना ने बात की, और आप इस काम को पूरे मुल्तान में या फिर पूरे पाकिस्तान में बढ़ाना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें, हम अब हिम्मत तो हारने वाले हैं नहीं। हम चाहते हैं कि हमसे भी लोग मोटिवेट हों, हमारी लोग बात करें, और हमने अपना एक चैनल भी टिकटॉक पे बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बड़ा अच्छा रिव्यू भी आ रहा है। हमें बहुत सारे लोग वीडियोस देख के आते हैं कि जी हम आपकी वीडियोस देखें, तो वो फिर हमारे पास आते हैं एज अ टेस्ट करने, खाने के लिए, बॉक्सेस बनवाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को ना एक छोटा सा रेस्टोरेंट देखना चाहते हैं। अभी तो समझो एक हमारे पास छोटा सा सेटअप है, लेकिन इसको हम रेस्टोरेंट की शक्ल में इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा कि अब अपनी मेहनत के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो आप क्या टाइक्वांडो कोचिंग या फिर उसकी तरफ वापस जा सकते हैं, नेशनल लेवल की तरफ? जी बिल्कुल। देखें, जो इंसान के पास एबिलिटीज होती हैं, मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्पेशल पर्सन को सिखाऊं ताकि वो भी अपना नाम पाकिस्तान के नाम रोशन कर सके। मैं चाहता हूं कोचिंग, देखें मेरे अंदर एक एबिलिटी है, मैं उसको फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि तालीम आपके पास है और आगे फॉरवर्ड करें, ये तो सुन्नत भी है। ठीक हो गया। अदनान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हिना मौजूद थी। हिना साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात, ये एक स्पेशल कहानी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ख़वातीन वज़ात, हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा पसंद आया होगा। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक खुला के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का कुछ फैसला था, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ फैसले सामने आए थे और उस हवाले से हमने एक सोशल स्टोरी भी आपके साथ शेयर की थी। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे माशरे में हम एक नहायत अहम और हसास मौजू के हवाले से बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे। वो मौजू है खुला का मौजू। खुला के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि खुला जो ये मौजू है खुला का, जिस पर अक्सर माशरे में एक गलत फहमियाँ रहती हैं। बहुत से लोग खुला को सिर्फ अलहदगी का एक ज़रिया समझते हैं, मगर दरअसल इस्लाम ने औरत के हक़ तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त रिहाई के तौर पर इसको मुतारिफ़ करवाया है। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम खुला के बारे में क्या सिखाता है, किन हालात में ये जायज़ है और इस अमल में इंसाफ, इज़्ज़त और तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जा सकता है। और हमारा मकसद ये समझना है कि खुला किसी दुश्मनी या अना का फ़ैसला नहीं, बल्कि एक शरई और मुनसिफाना हल है जो इस वक्त इख्तियार किया जाता है जब रिश्ता निभाना मुमकिन ना रहे। हम उलमा के नुक्ता नज़र, कुरान और सुन्नत की तालीमात और मौजूदा समाजी रवैयों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और खुला के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हम इस तरफ कब जा सकते हैं। इस हवाले से आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे कॉलिंग नंबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, 051-890-1008 और दूसरा नंबर है हमारा 051-2624-946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमारे जो मुफ्ती साहब होंगे, अल्लामा साहब होंगे, स्कॉलर साहब होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। अल्लामा शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद। अल्लामा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि खुला के हवाले से
तलाक का तो सबको पता है, लेकिन खुला के हवाले से अभी भी हमारे माशरे में बहुत सारे लोग रिलेक्टेंट होते हैं कि इस तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग अदालतों का रुख करते हैं, लेकिन असल में इसको अगर आप इब्तदाई में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे कि इसको किस तरह से हमें इस माशरे में आसानी पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आज आपने बड़े अहम मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद किया है। मैं गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये हमारे माशरे के अंदर इस वक्त बड़ा एक अहम मौजू बन चुका है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इस्लाम के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बयान ना कर दी गई हो। इस्लाम ने जहाँ पर हर जगह क़वानीन बयान किए हैं, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के भी क़वानीन दिए हैं और मियाँ बीवी के ताल्लुकात को ख़ूबसूरत बनाने के लिए निकाह का रास्ता दिया। और अगर मियाँ और बीवी में आपस में नहीं बन पाती तो उनकी अलहदगी का भी एक कानून दिया है, एक रास्ता दिया है। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को हर किस्म की परेशानी से बचाने के लिए और हर किस्म की अफरा तफरी से और हर किस्म की नफ़रत और अदावत के रास्ते से बचाने के लिए एक रास्ता दिया है। ज़ाहिर है तलाक जब होती है तो वो किसी खुशी की बिना पर नहीं होती, वो किसी तलखी की बिना पर ही होती है। कभी ऐसा होता है कि मर्द की तरफ से हक़ तलफ़ी होती है और कभी ऐसा भी होता है कि औरत की तरफ से हक़ तलफ़ी होती है। जिस वक्त एक घर में रहते हुए दोनों मेंबरान जो एक गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, जब उनका आपस में रिलेशनशिप या उनका आपस में ताल्लुक़ ख़राब होता है और एक दूसरे की बात को वो अंडरस्टैंड नहीं करते, तो उसके नतीजे में फिर गुस्सा बढ़ता है, जज्बात भड़कते हैं और फिर बात लड़ाई झगड़े तक और फसाद तक चली जाती है। तो इस्लाम ने बड़ा ख़ूबसूरत कानून दिया है। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में इरशाद फरमाया, फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ी मफ्तदत भी, कि अगर ये दोनों मियाँ बीवी को ये डर हो जाए कि अगर ये हुक्म शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेंगे तो ये अच्छे तरीके से अलहदा हो सकते हैं। औरत अपने खाविंद से छुट्टी ले सकती है, उससे अलग हो सकती है। ये रास्ता कुरान करीम ने दिया है। तो मैं ये बात अर्ज़ करूँगा यहाँ पर कि तलाक मर्द के हक़ के लिए है, खुला औरत के हक़ के लिए है। औरत को भी हकूक़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिए हैं, मर्द को भी हकूक़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दिए हैं। ये है वो बात कि जिसकी वजह से अगर हम कुरान करीम को थोड़ा सा स्टडी करें, समझें, अच्छे तरीके से पढ़ें, तो हमारी बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। माशरे के अंदर जो लड़ाई झगड़े की कैफियत बनती है उसमें बेसिक ये मामला भी है, एक बुनियादी किरदार इस चीज़ का है कि हमारी दीन से लाइल्मी है और दीन से इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे मामला डिस्टर्ब होते हैं। मुझे मौलाना साहब ये भी बताइएगा कि तलाक और खुला, जिस तरह तलाक मर्द का हक है, खुला औरत का हक है, हर शख्स को पता है कि तलाक के हवाले से अगर बात की जाए तो तलाक जिस तरह हम किसी भी जो है वो, आप साइलेंट कर लें प्लीज़, जब तक मैं सवाल करता हूँ आप साइलेंट कर लें। तलाक के हवाले से अगर बात है तो तलाक अगर आप 3 दफ़ा देते हैं तो तलाक हो जाती है। अब वर्बली इस खुला का कितना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि खुला भी अगर आप इस तरह कहें जी मैं खुला लेना चाहती हूं तो खुला आपको मिल जाएगी, या इसके लिए कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यह चीज़ देखी जाएगी ज़्यादती किसकी तरफ से है, ज़्यादती मर्द की तरफ से है या औरत की तरफ से है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारे माशरे के अंदर मामलात चल रहे हैं, मैं फिर उस बात को दोहराऊँगा कि हमारी तरबियत नहीं हुई होती। हमारे बच्चे शादियाँ करके दे दिए जाते हैं, बच्ची की शादी कर दी जाती है, लेकिन उसको बुनियादी तालीम से उसको आरास्ता नहीं किया जाता। उसको पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी बसर करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरी ज़िम्मेदारी में आती हैं। बच्ची को भी नहीं पता और बच्चे को भी नहीं पता। सिर्फ ये देखा जाता है आजकल के दौर के अंदर कि लड़का कितनी हैसियत का है, लड़की के अंदर क्या क्या खुसूसियात हैं। ये झूठ और सच बनाकर, अगर मेरे सामईन बुरा ना मनाएं तो मैं ज़रा खुल के ये बात कहना चाहूँगा कि आपके चैनल की वसातत से आपने ये ज़ाहिर प्रोग्राम रखा है तो ये आपके खुलूस पर मबनी है कि अगर हम लोग लालच की बुनियाद पर जब भी रिश्ता करेंगे वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होगा, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से होगा या लड़के वालों की तरफ से होगा। तो खुला जो है ये इसके लिए लड़की को ये देखना होता है कि मैंने अगर इससे खुला लेनी है तो मेरे लिए मसला वो मेरी ज़िंदगी के सर्वाइवल का, या खामन मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, या खामन मुझे जो है वो
परेशान करता है, मारपीट करता है, ये सारी चीज़ें हैं कि पैसे होने के बावजूद उसको खर्चा नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर तो खावंद की तरफ से ज़्यादती है तो औरत को हक़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उलमाए किराम ने यह भी लिखा है कि अगर औरत की तरफ से ज़्यादती हो तो फिर बेहतर यह है कि औरत जो है वो अपना हक़ बहर जो है वो छोड़ेगी। इसके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे पहला खुला, जो इस्लाम का सबसे पहला खुला हुआ था आपके दौर में, आका करीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा आई थी और उन्होंने आकर कहा था जी कि मैं इनके जो इस्लाम से और इनके दीन से मैं बड़ी मुतमईन हूँ, लेकिन मेरा दिल इनकी तरफ माइल नहीं होता क्योंकि ये शक्ल सूरत में कोई खूबसूरत नहीं है, और इस तरह की बात उन्होंने की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम जो ये बात कर रही हो तुम इससे अलहदगी चाहती हो? उन्होंने कहा जी मैं अलहदगी चाहती हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बाग इसने तुम्हें हक महर में दिया था क्या तुम छोड़ दोगी, इसको वापस दे दोगी? तो उन्होंने कहा मैं बाग भी दे दूंगी, बल्कि इससे ज़्यादा भी दे सकती हूँ, लेकिन बाग मैं उसको दे दूंगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत साबित बिन कैस से कहा कि इनसे बाग ले लो और इनको एक तलाक दे दो। तो ये तरीका है शरई तलाक देने का। और फिर उसके बाद खुला का भी इसी में यही तरीका है कि खुला जब लिया जाएगा तो औरत को अपना हक महर जो है वो छोड़ना होगा, वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन खुला लेने के लिए भी मर्द का तलाक देना लाजमी है? जी मर्द का तलाक देना लाजिम होगा जी। अच्छा, शरीयत के मुताबिक औरत जब खुला ले लेगी, औरत उसको मर्द को अपना जो उसकी डिमांड के मुताबिक जो उसका महर है वो उसको वापस कर देगी, या जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक औरत ने जो गिफ्ट लिया हुआ है वो उसको वापस करेगी, तो अब वो मर्द उसको तलाक देगा। मौला साहब, यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि मर्द खिलवाड़ भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, वो तंग वही कर रहे होते हैं औरत को, और वो कहते हैं कि हम इसको इतना तंग करेंगे कि ये किसी तरह से खुला की तरफ जाए, अदालत की तरफ जाए। वो अदालत में जब केस परसू होता है वो वहाँ से अभी भी बजिद हैं कि हमने तलाक नहीं देनी, बिकॉज कि वो चाहते हैं कि अदालत किसी तरह से शरई अदालतें होती हैं, आपको पता है कि वो हक महर और तमाम तर चीज़ें बच जाएं, वो सोना बच जाए, वो जेवरात बच जाएं, वो प्लॉट बच जाएं, तो वो फिर जब अदालत फैसला कर देती है कि ठीक है जी आपकी ये खुला हो चुकी है तो वो हो जाती है। जी बिल्कुल, काजी को इख्तियार है जी, जज को इख्तियार है। शरीयत में जज को मुकम्मल इख्तियार दिया गया है, वो निकाह करवा भी सकता है, निकाह तोड़वा भी सकता है। हाँ, और ये जज को इजाजत है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और खुला किन सूरतों में लेनी चाहिए, अब इस हवाले से भी बात करनी है। ये तो नहीं है ना कि आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, कोई ज्यादती हो नहीं रही जिस तरह से, वो तो चले हमारे पास तो इस तरह का प्रेसिडेंट भी जिस तरह आपने बताया कि शक्लो सूरत पसंद नहीं थी, इस वजह से भी खुला होगी। सो बेसिकली मेन रीजंस कितनी बड़ी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम खुला की तरफ जाएं? देखें, जो मैंने हदीस पाक बयान की है इसके अंदर एक पैरामीटर कायम कर दिया गया कि एक औरत को शक्लो सूरत पसंद न होने की वजह से अगर वो मर्द पसंद नहीं आया है और वो चाहती है कि मेरी तबीयत इसकी तरफ माइल नहीं होती, मेरी रगबत नहीं है बिल्कुल इसकी तरफ, तो मुझे इससे अलहदगी चाहिए, तो ये एक बॉटम लाइन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कायम कर दी गई है कि इससे ऊपर जितने भी मामलात होंगे उसके लिए खुला। फिर इससे ऊपर का मैंने बयान भी कर दिया कि जैसे कहा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम्हें मसला क्या है, उसने कहा जी कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि एक शख्स अपनी औरत की जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, क्योंकि मर्द के ज़िम्मे है रिस्क कमाना, औरत के ज़िम्मे है घर की रखवाली करना और घर के मामलात को देखना, औलाद की परवरिश के सिलसिले में सारे मामलात की अपनी जिम्मेदारी निभाना। जब मर्द या तो ज़हनी मरीज़ बन गया है, या मर्द ज़हनी तौर पर मफलूज हो गया है, या वो बिल्कुल पागल हो गया। बल्कि एक केस हमारे मुल्क में यह भी आया था कि एक शख्स ने उसको सज़ा हुई, वो मारपीट बहुत करता था, उसको सज़ा हुई, जब वो वापस आया सज़ा काट के तो उसको दिमागी तवाज़ुन कमज़ोर हो गया, बिल्कुल, तो उसने घर आकर अपनी वालदा को जला दिया, अपनी वालदा को जला दी। ये सूरत हाल देखकर उसकी बीवी अदालत चली गई और उसने शोहर से खुला तलाक। वो एक ऐसी सूरत हाल है, मैं जिस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहा था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट के एक मुकदमे में एक बीवी ने खुला के लिए दरख्वास्त दायर की, और हालिया अदालती फैसलों में वाजे किया गया कि अगरचा सुप्रीम कोर्ट ने औरत के खुला लेने के हक को शोहर की रजामंदी से आज़ाद तस्लीम किया है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत दायर मुकदमात में अदालतों को शोहर की वाज़े रजामंदी का जायजा भी लेना होगा। जुल्म जिसमें ज़हनी और नफ्सियाती अजियत भी शामिल है, निकाह ख़त्म करने के लिए एक जायज़ वजह है। अगर बीवी अपने दावे को साबित कर दे तो अदालत तमाम शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए
खुला का हुक्म जारी कर सकती है। जी। अब यहाँ पे अदालत ने भी ये कह दिया कि अगर मर्द का राजीनामा नहीं है, मर्द की इजाजत नहीं भी है, तो आपकी खुला हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, इसलिए कि अदालत को इख्तियार दिया गया और हमारे मुल्क में इस्लामी कवानीन के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसल मौजूद है और वो उसके तहत ही ये फ़ैसले किए जाते हैं। इस फैसले के तहत अदालत को इख्तियार है, जज को इख्तियार है कि वो हालात का जायज़ा लेकर वो मुशाहिदा करेगा कि देखेगा कि क्या गलती किसकी तरफ से है और जो मजलूम होगा उसके साथ वो जज और खड़ा होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह तलाक का कॉन्सेप्ट होता है कि एक दफा दी फिर आप रुजू कर सकते हैं, फिर दूसरी दफा दी फिर भी रुजू कर सकते हैं, तीसरी दफा के बाद रुजू नहीं कर सकते, तो इसमें भी कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है? खुला के बाद जी बिल्कुल ऐसे मुमकिन है। अगर आप खुला ले चुकी है खातून और उसके बाद वो चाहती है कि अपने शोहर की तरफ वापस आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ उसको निकाह करना होगा, उसके लिए कोई हलाला या इस किस्म का मामला नहीं करना होगा, क्योंकि ये तलाक़ बाइना होती है। अच्छा। जो खुला की सूरत में ली जाती है इसको तलाक़ बाइना अहनाफ के नज़दीक कहा जाता है। तो अहनाफ के नज़दीक वो औरत दोबारा अपने शोहर की तरफ अगर रजू करना चाहेगी तो सिर्फ उनका निकाह होगा और वो फिर दोबारा से आगे बसर करेंगी। और ये भी बताइएगा कि अगर इसमें हलाला का कॉन्सेप्ट कोई नहीं, अगर आपने खुला के जरिए लिया है तो हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर 3 दफा तलाक होगा तो फिर वो तो तलाक मुगल्लज़ा हो जाएगी और उसके बाद तो फिर जरूरी है कि वो हलाला, लेकिन वो तो फिर आपको पता उसके ऊपर वो हलाला की शरई कैफियत जो है वो तो एक दूसरी डिबेट में हम चले जाएंगे। लेकिन मैं ये बात यहाँ पर आपकी वसातत से जरूर कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे माशरे को इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपनी दीन की, इस्लाम की जो तालीमात हैं उनसे रूशनास हों। मैं ये बात ज़ोर देकर कहना चाहूँगा कि बच्चियों के अंदर सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करना ये घर वालों की बुनियादी तालीम का हिस्सा होनी चाहिए। जो जब बच्चियां बड़ी हो रही हैं और उनके अंदर शऊर बेदार हो रहा है, आजकल 10, 11 साल, 12 साल की बच्चियों में शऊर बेदार हो जाता है और अच्छे बुरे को वो समझती हैं, तो बेहतर है कि माएँ अपना किरदार अदा करें और बच्चियों के अंदर माफ़ कीजिएगा जी सब्र और तहम्मुल को पैदा करें। हर सूरत में जब बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा तो हर ख्वाहिश को पूरा करने के साथ साथ बच्चों के अंदर एक एग्रेसिवनेस भी पैदा होती है और वो हर चीज़ को अपना हक समझना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि आपके पास बेशक वसाइल मौजूद हों, आप उन वसाइल की मौजूदगी में भी आपको चाहिए कि एक दायरा कार के अंदर चलें, एक लिमिट के अंदर चलें, ताकि बच्चों को पता हो कि हमने ज़िंदगी बसर करनी है तो आउट ऑफ द वे नहीं जाना, हमने एक दायरे के अंदर रह के ज़िंदगी बसर करनी है। चाहे उनके पास वसाइल हैं, चाहे उनके पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन इस्लाम ने फजूल खर्ची को, इसराफ को, इसको बुरा जाना है और कंजूसी को भी पसंद नहीं किया। एक दरमियाना रास्ता है जो इस्लाम हमें देता है। तो इस बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मौजूदा दौर के जो सोशल मीडिया वर्किंग है, जो टीवी ड्रामे हैं, इनके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि नज़र रखें, इनको देखना चाहिए। हमारे घर घर में टीवी चलते हैं और जो ड्रामे और टीवी चैनल्स पर हम लोग जो कुछ दे रहे हैं अवाम के घरों में देखा जा रहा है, तो ये चीज़ें हमारे लिए इंतशार का बाइस बन रही हैं। अब एक टीवी ड्रामे के अंदर ये चीज़ भी हमने देखी कि उस टीवी ड्रामे के अंदर ये था कि एक औरत है वो शादीशुदा है और बच्चों वाली है, और एक दूसरा मर्द है जो खुद शादीशुदा है। वो औरत उसकी दौलत को देखकर उस पर फरेफ्ता हो जाती है और अपने शोहर से खुला ले लेती है और अपना घर बर्बाद करके दूसरे के घर में जाने की कोशिश करती है। ऐसी औरतों के लिए दूसरी जगह भी कोई इज्जत नहीं होती। मैं यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस पाक सुना दूंगा कि एक औरत बगैर किसी उज़र के अगर वो खुला तलब करती है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं अता फरमाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात, बगैर किसी उज़र के अगर किसी औरत ने, मतलब है कि उसकी ये कोई उज़र नहीं ना कि मैंने आज बर्गर खाना है तो मेरे लिए बर्गर नहीं लेकर आए, और ये उज़र नहीं है कि मैंने नए कपड़े पहने थे तो मुझे नए कपड़े ला कर नहीं दिए। औरत को चाहिए कि मर्द के साथ उसके हालात के मुताबिक जीने की कोशिश करे। जिस हालत में वो है, जिसकी जितनी उसकी आमदन है और जितनी उसकी तनख्वाह है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल दे। इसमें शक्ल सूरत वाला उज़र हो सकता है, वो प्रेसिडेंट है हमारे पास। जी वो है हमारे पास। देखें, वो बिल्कुल मैंने कहा बॉटम लाइन है कि एक अब मिजाज ही नहीं मिल रहा और औरत की रगबत ही नहीं बन रही। और देखें, निकाह का मकसद क्या है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रगबत पैदा करेंगे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये कुरान करीम की आयत है कि मर्द औरतों का लिबास, औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। जब ये दोनों एक लिबास बन जाएंगे, एक दूसरे के लिए सतर पोशी का, एक दूसरे के राजों के अमीन बनेंगे और एक दूसरे की जिस्म की अमानत के अमीन बन जाएंगे, तो
उस वक्त इनके अंदर एक मोहब्बत और एक यकीन और एक एतमाद का जज्बा पैदा होगा। लेकिन अगर ये निकाह के रिश्ते को ख़त्म करेंगे, तलाक पे जाएंगे या खुला पे, इसका मतलब है कि ये अपना लिबास उतारेंगे। ठीक हो गया। हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद हैं, गालिबन कॉल बिल्कुल एंड वक्त पे ही आई है। अभी हमारी प्रोडक्शन टीम उनसे बात करिए, अगर ये कॉलर हमारे साथ आएंगे तो हम उनका जवाब भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे शेख साहब से। अदरवाइज़ दूसरे एंड पे तो हमारा वक्त बिल्कुल एंड हुआ चाहता है। जी हमारे साथ कॉलर कोई हैं या चलें, ठीक है जी। शेख साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि दीनी लिहाज से, कुरान और सुन्नत से हमें खुला के मसाइल के हवाले से बता रहे थे। यहाँ पे आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मंडे को फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।